नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल हैं आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा? हम भी बहुत-बहुत बढ़िया हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे-राधे। आइए साहब, अब मैं इसका ऑडियो रिवीजन, चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था, इसका ऑडियो रिवीजन आपका मैं तैयार कर देता हूँ यहाँ पर आकर। आजा, 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 आजा। फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं, तब मैं आगे बढ़ूँगा। तो आपका जो रिफंड का चैप्टर है, उसका ऑडियो रिवीजन शुरू होता है अब। ठीक है जी। सबसे पहला दिमाग में प्रश्न आता है कि आखिरकार रिफंड की बात हम करते ही क्यों हैं? तो इसके लिए बोलते हैं भाई साहब, देखो कई सारे कारण हो सकते हैं रिफंड के। अगर हम जीरो रेट सप्लाई कर रहे हैं तो रिफंड बन सकता है। जीरो रेट सप्लाई का मतलब एक्सपोर्ट टू आउट ऑफ इंडिया या सप्लाई टू एसईजेड यहाँ पर बोल दिया जाता है। दूसरा, डीम्ड एक्सपोर्ट बन सकता है, मतलब सप्लाई टू 100% ईओयू, ईएचटीपी, ईपीसीजी एटसेट्रा या ईओयू, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। अगला है इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, यानी कि आउटपुट साइड का रेट कम है, इनपुट साइड का रेट ज़्यादा है इनपुट का, तो उसे इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेटेड आईटीसी आपका हो जाता है, इसलिए उसका यहाँ पर रिफंड दे दिया जाता है। ठीक है जी। कुछ और भी कारण हो सकते हैं रिफंड के, जैसे कि रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर आपको दिलवाया जा सकता है। एक आम आदमी का एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है ई कैश लेजर में, या फिर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है या एनआरटीपी का एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उनको वहाँ से रिफंड मिल जाता है। रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट पेड, अगर कोई एक्सेस अमाउंट पे आपने कर दिया तो उसका मिल जाएगा। यूआईएन होल्डर होते हैं, उनको अपनी जो इनवार्ड सप्लाई होती है उस पर जो जीएसटी का पेमेंट किया है उसका यहाँ पर रिफंड मिल जाता है। रिफंड ड्यू टू इंटर कन्फ्यूजन की हम बात कर सकते हैं। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है, रिफंड ड्यू टू जजमेंट वगैरह हो सकता है, रिफंड ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू हो सकता है, या एनी अदर रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। तो वी हैव सीन दैट लॉट्स ऑफ रीजंस जो रिफंड के यहाँ पर बनते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे प्रमुख रीज़न बनते हैं जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो है एक आपका जीरो रेटेड, दूसरा है डीम्ड एक्सपोर्ट और तीसरा है इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। इन तीन बिंदुओं पर कमांड हासिल कर ली तो पूरा चैप्टर ग्रिप में आ जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट कि यहाँ पे ना आपके कई सारे सेक्शंस काम करते हैं। जैसे सेक्शन 54 के अंदर रिफंड इन जनरल की बात करता है। सेक्शन 55 आपसे बात करता है कि भाई रिफंड टू यूआईएन होल्डर। सेक्शन 56 बोलता है रिफंड इंटरेस्ट ऑन रिफंड। 57 में कंज्यूमर वेलफेयर फंड की हम लोग बात करते हैं। 58 के अंदर कंज्यूमर वेलफेयर फंड का जो आउट होगा, जो खर्चा होगा, मतलब वो पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, 57 में कहाँ जाएगा, 58 में बोलते हैं। 89(4) के अंदर कैलकुलेशन है, रूल 89(4) में जीरो रेटेड सप्लाई की, और रूल नंबर 89(5) के अंदर आता है इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। ये पूरा प्रोसीजरल पार्ट हमारा यहाँ पर आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है किसी भी तरीके का, कि जो भी व्यक्ति रिफंड पाने के लिए एलिजिबल है वो जीएसटी आरएफडी 01 के अंदर 2 साल के भीतर भीतर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट विद द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन फाइल करके चलेगा। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का जहाँ तक सवाल है, अगर मान लीजिए आपका ये 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर बनता है सीन, तो भैया जी फिर तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कम का अमाउंट बनता है, मान लो 50,000 लाख रुपए का ही अमाउंट बनता है, तो जस्ट डिक्लेरेशन ही सफिशिएंट आपकी यहाँ पर ये हो जाती है। उसके बाद ये बात लिखी हुई है रेलिवेंट डेट क्या ली जाएगी। अगर हम गुड्स के एक्सपोर्ट की अपनी बात करके चलते हैं, तो वैसे वाले केस के अंदर जब गुड्स एक्चुअली इंडिया के बाहर चला गया, अगर बाई एयर है तो इंडिया छोड़ गया, और अगर बाई लैंड रूट था तो बॉर्डर पार कर गया, और बाई पोस्ट था तो डिस्पैच कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस से। एस ई जेड और इन्वर्टेड के अंदर उल्टा सेज, एस ई जेड और आपका जो इन्वर्टेड होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या भला, हाँ इन्वर्टेड कहाँ गया, एस ई जेड और इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये पाते हैं कि यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपनी कंसिडर करी जाती है। इसको हमें साइड में रखना है। जहाँ तक सवाल है डीम्ड एक्सपोर्ट का, तो डीम्ड एक्सपोर्ट से इसका अपोजिट वर्ड होता है एक्चुअल एक्सपोर्ट, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये अपनी कंसिडर करी जाती है। अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कंप्लीशन
या पेमेंट विच एवर इज़ लेटर, और अगर पेमेंट पहले आ गया, कंप्लीशन या बिलिंग बाद में हो रही है, तो फिर बाद वाले जो डेट होगी उसे कंसिडर किया जाता है। कोई जजमेंट वगैरह की बात हो रही है तो जजमेंट की डेट, और अगर मान लीजिए रिफंड क्लेम्ड बाय अदर देन सप्लायर है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, अगर प्रोविजनल असेसमेंट था तो फाइनलाइजेशन की डेट, और अदरवाइज मैटर में फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक्सेस टैक्स का या ड्यूटी का पेमेंट आपने कर दिया था, तो जिस दिन आपने एक्सेस कर दिया था वो ली जाएगी। इंटर कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे वाले मामले में जिस दिन आपने करेक्ट टैक्स का पेमेंट कर दिया है वहाँ से आपको रॉन्गली पेड अमाउंट को वापस लाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि RFD 01 हम फाइल कर देते हैं 2 साल के भीतर भीतर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अगर 2 लाख से ऊपर का है तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते हैं। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ती है। एप्लीकेशन शैल बी प्रोसेस्ड का मतलब होता है कि जो फंड है वो एक्चुअल में 60 दिन के भीतर भीतर आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। जिस दिन ARN डेट, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी या जिस दिन उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो था वो आ गया था, वहाँ से 60 दिन की काउंटिंग अपनी करी जाती है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 61वें दिन से 6% पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। इतना सब होते हुए भी कभी कभी बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं अगर मैटर राहु और केतु के हाथ में चला जाता है तो। राहु केतु का मतलब क्या है? नेगेटिविटी है, ज़रा ध्यान से। हमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और जो अपना ये NRTP वगैरह लोग होते हैं, हमें अच्छे से याद है यार कि इनका जो रिफ़ंड बनता है वो ई कैश लेजर में जो एक्सेस अमाउंट होता है ये उसी को रिफ़ंड अपना मांग सकते हैं, और वो पैसा इनको तब तक नहीं दिया जाएगा रिफ़ंड जब तक इनकी RC एग्जिस्टेंस में है। क्योंकि RC एग्जिस्टेंस में होने का मतलब ये है कि ये अभी और बिजनेस कर सकते हैं, तो अभी रिफ़ंड मांगने का को आ गए। जब तक RC एग्जिस्टेंस में है तब तक रिफ़ंड नहीं, और जब तक इन्होंने आखिरी हिसाब, आखिरी रिटर्न नहीं दे दिया तब तक ई कैश लेजर से हम इनको रिफ़ंड नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि जो रिफ़ंड का जो अमाउंट आपका होता है सरकार इसे होल्ड पर डाल सकती है, विदहेल्ड कर सकती है, या फिर इसे एडजस्ट कर सकती है। अगर आप ही कहीं और से कोई कन्फर्म्ड डिमांड है तो एडजस्ट कर देंगे, और अगर अब डिमांड अभी पेंडिंग चल रही है, कुछ कंक्लूजन्स बाकी हैं, मैटर कहीं अटका हुआ है किसी दूसरी डिमांड का, तो आपके इस रिफंड को वो होल्ड पर यहाँ लाकर डाल सकते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। या फिर जो रिफंड ऑर्डर था फर्दर अपीलेबल वगैरह है, कुछ इस तरह के मामले पड़ते हैं तो भाई उसको एडजस्ट या होल्ड पर डाला जा सकता है। आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर आप ये वाला बेनिफिट कहीं और जाकर क्लेम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह क्लेम कर रहे हो, तो आप यहाँ से भी रिफंड लेकर डबल बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। 2 सूरतों के अलावा ITC का रिफंड अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। एक है जीरो रेट सप्लाई, दूसरी होती है इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अगर आपकी एक्चुअल में एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी बनती, फॉर एग्जांपल ओनियन, जिससे सरकार डिस्करेज करना चाहती है, तो वैसे वाले केस में आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं हैं। तो कहा गया कि जहां पर आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है वहां पर आपको ये वाले रिफंड्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। अगर आपका जो अमाउंट बनता है रिफंड का वो ट्रिपल डिजिट में बनता है, सपोज 999 तक का बनता है, आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये अमाउंट 1000 रुपये तक का बनता है तो आपको दे दिया जाएगा। दूसरा, जब रिफंड GST डिपार्टमेंट से आता है, क्या बोला? जब रिफंड GST डिपार्टमेंट से आता है, थोड़ा मेहरबान डिपार्टमेंट है ये, तो ये भाई साहब आपको 90% तक पैसा प्रोविजनल बेसिस पर दे सकते हैं अगर आप जीरो रेटेड सप्लायर रहे थे तो। खैर, राहु केतु में अगर आप फंस गए तो भैया फिर तो भूल जाओ, और अगर यहाँ पर आकर नहीं फंसते हैं तो ऐसे वाले मामले में आकर सरकार प्राइमा फेसी फर्स्ट ऑफ ऑल वो थैला उठाएगी रिफंड का, और सेक्शन 49(9) को फॉलो करते हुए, ये प्रिज्यूम करते हुए कि आपने लोड एंड यूज़र पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा, ये मानते हुए इस पैसे को कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ले जाकर वो डाल देती है। अच्छा, कंज्यूमर वेलफेयर के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आता है? एक तो यही वाला जो रिफंड का अमाउंट है ये पैसा फिर इन्वेस्ट किया जाता है, उससे इनकम आती है, और अन्य गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह भी यहाँ पर आ सकती हैं। इस तरह से बनता है आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जिसकी चर्चा कर रखी है सेक्शन नंबर 57 के अंदर। और इस पैसे का जो है वो इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इस फंड को इस्तेमाल किया जाएगा कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया जाता है। और जब भी हम यहाँ पर ये पैसा लेकर आते हैं तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट को यहाँ पर लेकर आते हैं मालिक, उसको फॉलो करते, उस सिद्धांत को फॉलो करने के बाद यहाँ पर पैसा पहुँचता है।
दूसरा, आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। किन किन सूरतों में? इसके एप्लीकेबल ना होने का मतलब ये है कि जो पैसा है वो एप्लीकेंट को ही दे दिया जाएगा। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जब हम जीरो रेट सप्लाई करते हैं तो लोड कंज्यूमर पर पास ऑन नहीं किया जाता है, इसलिए पैसा का जो रिफंड है वो एक एप्लीकेंट को ही दिया जाएगा। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अगर आपका यहाँ पर है तो ये भी लोड आपने आगे पास ऑन नहीं किया होता है और इसका भी रिफंड एप्लीकेंट को ही दिया जाएगा। रिफंड व्हेन सप्लाई मेड बट कंसिडरेशन रिफंडेड, तो ऐसे में भी चूंकि पूरा पैसा आपने वापस कर दिया है तो जो यहाँ पर लोड है, जो रिफंड वाला अमाउंट है वो लोड आपकी जेब पर पड़ा है, इसलिए वो पैसा आपको ही रिफंड कर दिया जाएगा। कोई और सिचुएशन जहां पर आपने लोड आगे पास ऑन नहीं किया है तो एप्लीकेंट को ही रिफंड दिया जाएगा। रिफंड अगर इंटर कन्फ्यूजन से है तो सब आपका अंदरूनी मामला है ये, तो रिफंड आपको दिया जाएगा। मतलब जब जब मामला अंदरूनी होगा, आपने लोड आगे शिफ्ट नहीं किया है, खुद ही झेल लिया है, खुद ही पीड़ा को सहन किया है, वैसे वाले केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा और पैसा आपकी जेब में डाल दिया जाएगा। ये बातों को अगर किसी बच्चे को थ्योरी में पढ़ने का शौक है तो वो थ्योरी के रूप में भी यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को मैंने दे दिया है ऐसे निकाल के, हालांकि ज़रूरत थी नहीं बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि थ्योरी में हमें चाहिए ही चाहिए। आगे है आपका कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं यहाँ पर आकर। रिफंड का फॉर्म कौन सा रहेगा, मुझे एट द एंड कमेंट दीजिएगा इन नोट्स के ऊपर, ठीक है, एट द एंड। एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायरिंग टू फाइल RFD 01, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना रिफंड के लिए चाह रहा है तो उसको RFD 01 ही फाइल करना होता है। सिर्फ दो प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि RFD 01 फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो होते हैं आपके बाबूजी, वो जो एम्बेसी वाले लोग होते हैं ना, एम्बेसी वाले, हाँ सर जी, तो एक तो उनको यहाँ पर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों गुरुजी? क्योंकि उनके लिए बना हुआ है फॉर्म RFD 10 बना हुआ, इसलिए इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब हमारा रिफंड IGST का हम रिफंड करते हैं अब और कस्टम डिपार्टमेंट से रिफंड लिया जाता है, कस्टम डिपार्टमेंट से रिफंड जब लेते हैं गुड्स एक्सपोर्ट करने पर जो मॉडल वो वाला फॉलो किया जाता है कि ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स लेटर ऑन क्लेम रिफंड फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट, तो जहाँ पर तो वहाँ पर RFD 01 की कोई जगह प्रैक्टिकली होती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपोर्ट वाले डॉक्यूमेंट होते हैं ना उन्हीं को एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। तो दो बातें, एक कस्टम और एक आ गया एम्बेसी। कस्टम और एम्बेसी, इन दो सूरतों में आपका RFD 01 फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट विद रिफंड एप्लीकेशन, वेयर रिफंड का जो अमाउंट बनता है अप टू 2 लाख तक का बनता है, तो आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देनी, बस डिक्लेरेशन दे देना। डिक्लेरेशन बस टिक करना होता और कुछ नहीं करना होता फॉर्म के अंदर कि जो है वो आप सही कह रहे हो और लोड आप ही ने बेयर किया है, तो कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, अगर 2 लाख या उससे ऊपर का मैटर है तो फिर वहाँ पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लग जाएगी, आपको अटैच वहाँ पर करने पड़ जाते हैं। रिवर्सल ऑफ ITC, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना ITC को रिफंड क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वाइल फाइलिंग RFD 01 आपको इक्वलेंट अमाउंट अपने ई क्रेडिट लेजर से डेबिट मारना होता है। और बाय द वे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर वापस आ जाती है तो आपका जो डेबिट अमाउंट हो गया था ई क्रेडिट लेजर के अंदर वो भी वापस से रीक्रेडिट वहाँ पर कर दिया जाता है। अच्छा जी, रिफंड टू हुम, रिफंड किसे दिया जाएगा? एक नॉर्मल सी बात है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, वो व्यक्ति जिसने ये पूरा लोड सहा है, बर्डन लिया है, जिसके ऊपर लोड पड़ा है टैक्स अमाउंट का, उसको यहाँ पर आकर रिफंड दे दिया जाता है। एक नोट छोटा सा लिखा है आगे बढ़ने से पहले कि अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई को एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसे टैक्सेबल नहीं, जीरो रेट का दर्जा मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे 3 प्रकार की सप्लाई होती हैं, एक टैक्सेबल सप्लाई होती है, एक जीरो रेट सप्लाई अपनी होती है और एक अपनी एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है। तो अगर मैं टैक्सेबल वाली सप्लाई को एक्सपोर्ट कर दूँ तो उसे टैक्सेबल नहीं, जीरो रेट के नाम से बुलाकर चलेंगे। सिमिलरली अगर मैं अपनी इस एग्जेम्प्टेड सप्लाई को अगर एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो उसे एग्जेम्प्टेड नहीं, इसे हम जीरो रेट बुलाकर चलते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पर आकर रिफंड अंडर बात करते हैं जीरो रेट सप्लाई की। ये आपके खूनी दुश्मन हो चुके थे, तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन इतना कुछ है नहीं अगर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से दिखाया जाए तो।
रिफंड टू अब्रॉड, जीरो रेट का मतलब होता है रिफंड टू अब्रॉड, और दूसरा है सप्लाई टू एसईजेड के यूनिट को या एसईजेड के डेवलपर को। तो यहाँ पर दो मॉडल अपने काम करते हैं। पहला मॉडल आता है आपका अंडर बॉन्ड का, और दूसरा आता है ऑन पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी कि आप उसे पे कर दीजिए। ये दो मेथड आपके सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं मालिक। पहले हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड या एलयूटी, यानी कि आप अपने आउटपुट जीएसटी को बॉन्ड या एलयूटी के तले दबा देते हो, आउटपुट साइड में आपको जीएसटी नहीं भरना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें गुड्स की भी सप्लाई कर सकते हो, सर्विस की भी जीरो रेट सप्लाई कर सकते हो। प्रोसीजर या फॉर्मूला या कैलकुलेशन दोनों के लिए समान होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो यहाँ बोलते हैं रिफंड ऑफ आईटीसी। ऐसे सिचुएशन में आपको रिफंड ऑफ आईटीसी दिया जाता है, क्योंकि आउटपुट साइड पर आपने यहाँ पे ला के बॉन्ड रख दिया, तो यहाँ तो चीज़ खत्म हो गई, यहाँ तो आपका आईजीएसटी बनाया नहीं, बट आपको यहाँ पीछे आके ना आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। तो आपको इस वाले आईटीसी को यहाँ रिफंड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आईटीसी का मतलब होता है कि आपका भाई साहब जो इनपुट या इनपुट सर्विस का आईटीसी है, सिर्फ उसी की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की हम बात कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा जी, जब आईटीसी के रिफंड की बात चली तो ये बताओ मैक्सिमम कितना अमाउंट रिफंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताते, देखो 3 पैरामीटर्स आपके होते हैं। पहला, अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे 89.4 की। एक रूल नंबर 89.4 के अंदर कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगा उसे फार्मूला बेस्ड अमाउंट के नाम से जानते हैं, वो आएगा। वो फार्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर जी। दूसरा, चूंकि एक तो ये अमाउंट आगे निकल के, मान लीजिए अमाउंट आपका निकल के आ रहा था, सपोज 2 लाख रुपए निकल के आ रहा था, या मान लीजिए 5 लाख रुपए आपका ये निकल कर आ रहा था, ठीक है सर जी। ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग RFD1, क्योंकि मुझे पता है मैं आईटीसी का रिफंड मांगने के लिए जा रहा हूँ, तो जब भी मैं RFD01 फाइल करूंगा इक्वल अमाउंट मुझे डेबिट मानना होता है ई क्रेडिट लेजर से। तो अगर मान लीजिए वहाँ पर 4 लाख का ही बैलेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 4 लाख से ज़्यादा का डेबिट मार नहीं सकता, मेरा जो रिफंड है वो 4 लाख से ऊपर का जा ही नहीं सकता टेक्निकली। और तीसरी बात ये निकल के आती है कि एक बात समझने की कोशिश करना, बड़ी गहरी सी बात है। या सपोज करो आपका यहाँ पर जो आईटीसी बनता था वो 10 लाख का बनता था, हैं। अब पहली बात ये कि आप क्या चाहेंगे कि आपको आईटीसी अगर मान लो उसका पूरे 10 लाख का रिफंड मिले, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ है, या 10 लाख को आप पूरा यूज़ कर पाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। सर यूज़ कर पाना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आईटीसी को यूज़ कर पा रहा हूँ तो अगले महीने जो है मेरा वो अगले महीने की 20 तारीख को मेरा उतना तक कैश कम जाएगा। और किसी महापुरुष ने कहा है कि पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। तो अगर मेरा उतना पैसा नहीं गया तो मतलब अगले महीने 20 तारीख उतना पैसा मेरी जेब में आ गया। जबकि मैं रिफंड के पीछे भागता हूँ तो एप्लीकेशन दो, सीए को पैसे दो, ये दो, वो दो, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, भागते रहो। तो इट इज़ बिना कुछ करे हुए मेरे पैसे जाते हुए पैसे को बचा लेता है। इसलिए मेरी ऑलवेज पहली प्रायोरिटी रहती है इसके लिए कि भाई जितना हो सके यूज़ कर लो। और जो यूज़ नहीं हो पा रहा है मैं उसके लिए रिफंड की बात अपनी करके चलता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बात बोली कि देखो जिस रेलिवेंट पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, आपका 10 लाख था और अगले महीने की 20 तारीख को जब 3B इन्होंने फाइल किया तो दे ट्राई टू यूज मैक्सिमम, उन्होंने मैक्सिमम यूज करने की अपनी कोशिश करी जितना कर सकते थे। और सपोज करो उन्होंने 8 लाख यूज कर लिया, 8 लाख तक यूज करके दे विल बी हैप्पी और नॉट। अगर 8 लाख तक यूज कर लिया तो 2 लाख ही आपका रिफंडेबल अमाउंट बनता है। क्या वो खुश होंगे? यस, वो तो और भी ज्यादा खुश होते अगर 10 का 10 पूरा यूज हो जाता उनका। तो रिफंड तो एक एट द एंड एक सोल्यूशन होता है, चल ठीक है यार यूज़ नहीं कर पा रहा तो रिफंड ले लो। तो इन्होंने एक बात बोली कि देखो ये जो आपका यहाँ पर बनता है तो रेलिवेंट पीरियड की रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ पर जो आपका बैलेंस बचा था, आई मीन टू से 2 लाख की बात कर रहे हैं और ये 2 लाख रुपये आपका, इन तीनों में जो भी सबसे कम आ रहा होगा उसका यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा। क्या है ये बात? ई क्रेडिट लेजर बैलेंस आफ्टर फाइलिंग 3B ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, after filing 3B of the relevant period, because we should first try to use ITC as maximum as possible. I hope ये पॉइंट भी अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा कि why this comparison। और देखा जाए तो कंपैरिजन एक भी इसमें खराब नहीं है, ये भी जरूरी कंपैरिजन एकदम ठीक बात है। क्योंकि अगर आप 8 लाख यूज कर लिया आपने और फॉर्मूला दे रहा है आपका 5 लाख निकाल के, तो भाई आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 5 लाख का रिफंड क्लेम कर लो। कैसे कर लोगे आप? 10 में से 8 तो यूज ही कर चुके,
है ना, तो 200 ऊपर रिफंड आपका जा ही नहीं सकता है, वैसी वाली बात है। तो ये तीनों के तीनों एकदम सटीक और बढ़िया वाले पैरामीटर हैं और समझने योग्य हैं। इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा, जैसे मेरे वाले केस में 2 लाख आ रहा है, तो आपको यहाँ पर फाइनली 2 लाख रुपए तक का ही रिफंड दिया जाएगा। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा था कि भाई फॉर्मूला 89(4) के मुताबिक हम लोग बात करते हैं। इस फॉर्मूले को मैंने जितना आसान तरीका हो सकता था लिखने का, उतना लिखने की मैंने कोशिश करी है। फॉर्मूला आपका दिया हुआ है यहाँ पर, आजू बाजू तो इसके खैर वो हैं जो कि क्या बोलते हैं लाइक कि इनके एक्सप्लेनेशन से कि कहाँ पर क्या किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब फार्मूला तो आपका ये रहा मालिक। तो इसमें बोलते हैं इसमें बोलते हैं भाई साहब कि नेट आईटीसी। पहली बात तो हम ये आईटीसी का मतलब इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज से ही लेकर चलेंगे ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आप अपने जो रिफंड है वो दायर कर रहे हैं, वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कुछ भी हो सकता है। वो एक जितने पीरियड का आप रिफंड फाइल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईटीसी रिलेटेड टू डीम्ड एक्सपोर्ट। ध्यान दीजिए, आपका जो डीम्ड एक्सपोर्ट से संबंध में आईटीसी है वो भी आपका जो आपने आउटवर्ड सप्लाई में डीम्ड एक्सपोर्ट किया होगा, तो अगर मैंने यहाँ पर आउटपुट साइड में डीम्ड एक्सपोर्ट किया होगा तो मेरा करस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल होगा ना मेरे पास में। हाँ, तो उसको भी मैं यहाँ इनपुट सर्विस का जो आईटीसी है उसको भी मैं यहाँ शामिल करके चलूँगा। चूँकि मैं बात कर रहा हूँ रेलिवेंट पीरियड की, तो मेरा आईटीसी भी रेलिवेंट पीरियड का ही होगा और मेरा टर्नओवर भी रेलिवेंट पीरियड का आएगा। बाहरी व्यक्ति इस रेलिवेंट पीरियड के अंदर नहीं घुसेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मेरा बाहर से ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस अगर आईटीसी वगैरह का आ रहा है तो इसे यहाँ पर अपना बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी को पूरी तरह से यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। ओके सर, फिर आगे बात और निकल के आई, इसमें बोलता है एक्सपोर्ट टर्नओवर। अब फॉर्मूला क्या बोलता है कि आईटी से नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज की यहाँ पर आपसे बात करके चलता है जी। ओके सर जी, तो इसमें जो बोला जा रहा है भैया जी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट टर्नओवर सर्विस, तो इसको मैंने ऊपर जाके एलाबोरेट कर दिया है। तो फॉर गुड्स के लिए बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड। ध्यान दीजिए बाबूजी, अंडर बॉन्ड, हम अंडर बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, आपका वही वाला मेथड चल रहा है। जो भी आपका अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट किया गुड्स का, वो आपका यहाँ पर बाबूजी आ जाता है। ओके सर जी। एंड दूसरी बात ये है कि इसमें आपको 2 प्रकार के पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, 2 कंपैरिजंस करने होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल कंपैरिजन और एक होगा आपका यहाँ पर आकर एक्सटर्नल कंपैरिजन। ठीक बेबी? यस सर। अच्छा जी, अब जो आपका इंटरनल कंपैरिजन यहाँ निकल के आता है, इसमें क्या एफओबी वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब जो भी आपकी लोअर वैल्यू आ गई है, इसका एक्सटर्नली कंपैरिजन किया जाएगा डोमेस्टिक गुड्स की सप्लाई से, कि जो भी अगर इस गुड्स को डोमेस्टिकली अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, उसका 1.5 टाइम्स लिया जाए, फिर इन दोनों में विच एवर इज लोअर वो आपकी फाइनली यहाँ पर आ जाती है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ओवर वैल्यूएशन ना कर पाएँ। तो जैसे अगर इस कंपेरिजन को आप देखोगे, शॉर्ट में देखोगे, तो इसका मीनिंग आ गया इफ़ से कंपेयर करना। इफ़ यदि ऐसा हो तो इनवॉइस वैल्यू और आपकी एफओ वैल्यू इफ़ के साथ कंपेयर कीजिए, और इफ़ के साथ कंपेयर करने के बाद ये तो कभी भूलोगे नहीं क्योंकि इसमें डिजिट आ रही है 1.5, तो विच एवर इज लोअर को 1.5 के साथ कंपेयर कर देंगे। सर्विसेज के लिए देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन होती है उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं कि भाई सप्लायर इंडिया का हो, रेसिपिएंट बाहर का हो, फॉरेन करेंसी में पेमेंट आए, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो, दोनों डीम डिस्टिंक्ट ना हो, वैसे करके है। तो यहाँ पर हम पेमेंट को आधार बनाते हैं। फॉरेन करेंसी का आना बहुत जरूरी होता है, एक्सेप्ट नेपाल, अगर वहाँ पर हम इंडियन रुपीज़ की भी बात अपनी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी आनी जरूरी होती है। अच्छा ठीक है सर जी, तो इसलिए हमने जो रेलिवेंट डेट देखी वो भी पेमेंट को पकड़ के ही देखी थी, उसके बेस बनाकर देखी थी। और ऐसे ही यहाँ पर एक सर्विस को एक्सपोर्ट हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी पेमेंट नहीं आ जाए, या जब तक उसकी कंप्लीशन वगैरह इन बिलिंग वगैरह ना हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी आपका पेमेंट रिसीव हुआ है रेलिवेंट पीरियड के अंदर, ठीक है, तो क्या करना है आपने उसमें से फ्यूचर का जो एडवांसेस है वो घटा देना है, क्योंकि अभी तक वो काम आपने किया नहीं है। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह अभी सप्लाई ही नहीं हुई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का खाक आएगा निकल के, तो अभी वो पैसे ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं किया है। तो यानी कि उस एडवांस पे अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का ठप्पा नहीं लग सकता, इसलिए उसे हटा दीजिए। दूसरा, पास्ट में जो एडवांस आए थे
है ना, पास्ट में जो आपके एडवांस आए थे उनका काम अगर आपका यहाँ पर पूरा हो गया है तो उसे आप जोड़ दीजिए, क्योंकि इन पे अब ये ठप्पा लगाने योग्य हो गए हैं, क्योंकि पास्ट में जब इनका एडवांस आया होगा पास्ट के टाइम पर, एट दैट टाइम उस समय पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का ठप्पा नहीं था, दैट्स वाई ये आपका कंसिडर नहीं किया गया होगा। बट चूंकि अब ये काम हो गया है, पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, नाउ इट इज कंसिडरेबल, तो फ्यूचर एडवांस घटा देंगे, पास्ट में आए हुए एडवांसेस जो थे उनको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। साथ में ध्यान दीजिए मैंने कहाँ जगह दी है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आपकी होती है, जिसे हम लोग जीरो रेट बुलाकर चलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई विच इज कॉल्ड जीरो रेट सप्लाई, वो भी आपका इधर साइड में यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी, तो ये है आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद हम निकालेंगे फिर हम आपका डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर सपोज करो आपका ये आता है 5 लाख इसका आया, 5 लाख इसका आया और 5 लाख आपका इसका आता, कुल मिलाकर आपका ये यहाँ पर 15 लाख हो जाता है। ठीक है, तो 15 लाख तो आपका ये हो जाएगा। अब डिवाइड बाय क्या करके चलें, तो ऊपर जो तीनों एलिमेंट थे, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट टर्नओवर सर्विस और आपका ये जो ऊपर हम निकाल के चल रहे थे ना, ये वाला जो करते हो आएगा, यानी कि जो ऊपर टोटल आया था 15 तो ये आना ही आना है। ध्यान दीजिए ये जो 15 लाख अपना आया है, इस 15 के अंदर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट शामिल हो ही गया ना भाई, ये भी तो बाय, ये ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, ये तीनों एलिमेंट आपके ऊपर भी आए नीचे आए, टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में हम अदर टर्नओवर अपना और ऐड कर देते हैं। ये अदर टर्नओवर कौन सा होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए आप किसको तोड़ रहे हो, आप किसे तोड़ रहे हो, आप आईटीसी को तोड़ रहे हो टर्नओवर के रेशियो में। तो ध्यान दीजिएगा, आप आईटीसी को तोड़ रहे हो तो यहां पर जो टर्नओवर आएगा वो टर्नओवर वो वाला होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग आपको आईटीसी मिला हुआ हो, वरना आप किसी ऐसे एरे गेरे नत्थु खैरे टर्नओवर को यहां पर नहीं ला सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में आईटीसी मिला ना हो। उसके दम पर भला आईटीसी को कैसे प्रपोर्शन कर सकते हो। तो यहां साफ तौर पे लिखा गया है कि बाबूजी टर्नओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी वाज टेकन लिखा गया हो, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ कौन कौन चीज आएंगी, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपने किया हो, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जो पेमेंट मोड आपका होता है ना, एक तो आपका बॉन्ड मोड होता है, इसे मैं बोल देता हूँ, ये तो है आपका बॉन्ड मोड कि आउटपुट साइड में आप बॉन्ड को रख दीजिए और आगे बढ़ जाइए, और ये होता है आपका यहाँ पर पेमेंट मोड होता है। तो जब हम पेमेंट मोड में करके चलते हैं तो उसके कैलकुलेशंस अलग तरीके से की जाती है, तो वो आपका अदर टर्नओवर का हिस्सा बन जाता है। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस आप कर रहे हो टैक्सेबल की, एंड सप्लाई टू 100% ईओयू वगैरह करके चल रहे हो डीम्ड एक्सपोर्ट, तो वो आपका इस अदर टर्नओवर का हिस्सा बन जाता है। माइंडेड आपका यहाँ पर टर्नओवर ये अपना ईओयू का यहाँ पर आ गया है डीम्ड एक्सपोर्ट का, और इधर इसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी यहाँ पर शामिल था। पहले पुराने समय के अंदर इसको अलग हटाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये नॉर्मल तरीके से इसी कैलकुलेशन का हिस्सा अपना बना रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने जीरो रेट की बात कर सकते हैं। प्रोविजनल रिफंड दिया जा सकता है, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन ऊपर से जरा देखते हैं पेमेंट मोड को अपना यहां से देखकर हम चलते हैं क्या बोलता है अपना पेमेंट मोड। बाबूजी बॉन्ड मोड समझ में आया, एक बार मुझे हाँ बोलेंगे तो अच्छा सा लगेगा एंड फील गुड। अब दूसरा आता है आपका पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मोड। अब बॉन्ड वाले में गुड्स और सर्विस का सेम ट्रीटमेंट था, लेकिन यहाँ पर गुड्स का ट्रीटमेंट अलग कर दिया गया है और अपने सर्विसेज का जो ट्रीटमेंट है वो बाबूजी यहाँ से अलग कर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो देखो, जो मेरा गुड्स है ना, गुड्स टप्पा खा के जाता है इंडिया के बाहर, जबकि सर्विस मेरी सर्विस जो डायरेक्ट थ्रू में ही चली जाती है। चूँकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में मेरा जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पर बीच में आ जाता है। इसी तरीके से अब जब मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करूँगा तब भी जीएसटी के लिए कस्टम डिपार्टमेंट ही बीच में आएगा। तो जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, लेकिन कौन से मॉडल में, ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो इसका मतलब जो मेरी आउटपुट साइड यहाँ पर बनेगी, आउटपुट साइड में मेरा जो जीएसटी होगा पहले मैं इसको पे करूंगा और फिर इसी को मैं यहाँ पर रिफंड के रूप में क्लेम करके ले आऊँगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो भी होना इस बार ये इस साइड में होना है, हलचल आपकी इस साइड में यहाँ पर होकर चलनी है, जबकि हमारे अंडर बॉन्ड के अंदर हलचल जो थी वो सारी हलचल आईटीसी साइड में थी, इसमें सारी हलचल आपकी इस साइड में होती है। समझ में आ गई बात, इसमें हलचल इस साइड में होती है इसमें, और इसमें जो हलचल होती है वो इस साइड में यहाँ पर करवाई जाती है।
ओके सर, तो रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ आईजीएसटी शैल बी प्रोसेस्ड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट। जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आईजीएसटी वो पकड़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट के संबंध में भी वही यहाँ पर बीच में आ जाएंगे। और इस वाले केस के अंदर आपको RFD 01 फाइल करने की कतई भी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके रिफंड के एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। क्या चलता है प्रोसेस? प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल्ड बाय द पर्सन इन चार्ज, उसने फाइल कर दी हो। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट लाइक शिपिंग बिल वगैरह वगैरह जो भी हैं वो आपके रिफंड एप्लीकेशन की तरह यहाँ ट्रीट किए जाते हैं। आप GSTR 1 और 3 भी फाइल कर दीजिए और GST डिपार्टमेंट को आप टैक्स टूक जो बनता है वो पे कर दीजिए। IST का पेमेंट आप GST डिपार्टमेंट को ही करके चलेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ रिफंड है वो रिफंड प्रोसेस किया जाएगा बाय द कस्टम ऑफिसर, क्योंकि ट्रांजैक्शन के ज़्यादा करीब वही थे, ऊपर से इंपोर्ट ऑफ गुड्स का पैसा भी उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था। तो इस वाले मामले में पेमेंट ऑफ IGST मेड टू द IGST मेड टू द GST डिपार्टमेंट, बट रिफंड जो है वो कस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन एक बात है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए आपको कोई अपवार्ड रिवीजन इन प्राइस हुआ है आफ्टर एक्सपोर्ट, आपने कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में कुछ प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मतलब डेबिट नोट जैसी पोजीशन आपकी आ जाती है, डेबिट नोट जैसी पोजीशन आपकी आती है, तो वैसे वाले केस के अंदर क्या फिर से वही रहता फैलाएंगे कि डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में जो एडिशनल टैक्स है वो आप GST डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे, कस्टम वाले प्रोसेस करेंगे। इस बार थोड़ा अंतर आ जाता है। पहले वाले जब मेन केस होता है तो वहाँ गुड्स एक्चुअली इंडिया के बाहर जा रहा होता है, लेकिन जब अपवार्ड रिवीजन होता है तो वैसे वाले मामले के अंदर एक्चुअली अब इंडिया के बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो कस्टम वालों को तो ABCD भी पता नहीं होगी। तो इस वाले अपवार्ड रिवीजन वाले मामले में पूरा का पूरा हैंडल करता है यहाँ पर GST डिपार्टमेंट कि आपने एडिशनल अमाउंट GST डिपार्टमेंट को ही पे करना होता है ना। एंड उसके बाद भगवान झूठ ना बुलाए, फिर आप वहाँ से रिफंड भी अपना क्लेम कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्लेम रिफंड फ्रॉम GST डिपार्टमेंट इटसेल्फ, राइट? यस सर। दूसरा, अगर डाउनवर्ड रिवीजन हो जाए तो, अगर डाउनवर्ड रिवीजन तो इसका अपोजिट कर देना, डिपॉजिट बैक जो प्रोविजनली आपको मिल गया था वो, और क्लेम कर लीजिए फिर प्रोपोर्शनेट रिफंड अपना ऐसे करके ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर आकर हो जाता है। ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद में ये तो रहा आपका स्पेशल केस बन गया क्योंकि यहाँ कस्टम्स बीच में आ गए। और दूसरा वो होता है आपका जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विस की जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल है। रिफंड ऑफ आउटपुट, भाई आप अपना आउटपुट GST जो बनता है सर्विसेज के रिस्पेक्ट में उसे पे कर दीजिए और फिर आपको GST डिपार्टमेंट से उसका रिफंड दे दिया जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा? वही GSTR 1 और 3 भी अपना फाइल कर दीजिए, 1 और 3 भी आप अपने यहाँ पर फाइल कर दीजिएगा एंड पे कर दीजिए अपनी आउटपुट GST लायबिलिटी बाय यूजिंग ITC इन कैश। एंड नाउ RFD 1 फॉर क्लेमिंग रिफंड अपना फाइल कर दीजिए और जो नॉर्मल तरीके से आपका GST डिपार्टमेंट के द्वारा उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको लेश मात्र भी 0.0% भी कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रही होगी। आई हैव डन माई बेस्ट इन प्रिपेयरिंग दीज नोट्स, अ कंप्लीट डे मैंने इसके अंदर लगा दिया था। अब बात करते हैं प्रोविजनल रिफंड की। प्रोविजनल रिफंड की बात करें मतलब फ्रॉम GST डिपार्टमेंट से हम बात कर रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं देता है। यानी कि हमें कब कब प्रोविजनल रिफंड की बात कर सकते हैं? क्या हम इस वाले केस के अंदर, ये GST डिपार्टमेंट तो प्रोसेस किया जाए, इसे GST डिपार्टमेंट प्रोसेस कर रहा है और इसे भी GST डिपार्टमेंट प्रोसेस कर रहा है, इसे GST डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा, तो इस केस में हमें कोई प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा। पहले, तीसरे और इस वाले के चौथे के अंदर ही हमें प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा। और उसमें भी फॉर्मूला काम करता है आपका 2.5 डिवाइड बाई 5। मतलब क्या बता रहे हैं? पिछले 5 साल में आपको ऊपर प्रोसिक्यूट ना करे गए हों 2.5 करोड़ से ऊपर के मामले के लिए तो आप एक अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। 90% का रिफंड आपको दे दिया जाएगा। उस वाले रिफंड की बात करें दैट इज प्रोसेस्ड बाय द GST डिपार्टमेंट एंड नॉट कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक सर जी। तो इस तरीके से आपका ये था जीरो रेटेड सप्लाई का ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बाबूजी यहाँ पर आकर हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट को लेकर। ये अपने फॉर गुड्स के लिए अपनी बात करके चलता है। डीम्ड एक्सपोर्ट जो है यहाँ गुड्स की चर्चा की जाएगी, यहाँ पर सर्विस की चर्चा करे ही नहीं जाएगी। ये आपका सप्लायर है और सप्लाई ऑफ गुड्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। ये आपका डीम्ड एक्सपोर्ट यहाँ पर आकर बन जाता है। 100% EOU ये वो फलाना ढिमका IPCG वालों को सप्लाई करना डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। वेदर GST बेनिफिट ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट विल बी अवेलेबल, हाँ बिल्कुल अवेलेबल होंगे। यस, किसको अवेलेबल होंगे? ये सप्लायर को भी हो सकते हैं, रेसिपिएंट को भी हो सकते हैं। सब अगर पहली प्रायोरिटी दी जाए तो अगर कुछ ना के रखा हो तो फिर यहाँ आता है पहली प्रायोरिटी में कमला पसंद में रेसिपिएंट इसका हकदार बनता है। वेयर रेसिपिएंट क्लेम बेनिफिट ऑफ GST, इन दैट केस सप्लायर विल चार्ज GST फ्रॉम द रेसिपिएंट। वो नॉर्मल तरीके से अपनी नॉर्मल बिलिंग करके चलेगा और फिर रेसिपिएंट विल बुक द ITC ऑफ
बुक द आईटीसी ऑफ एंड क्लेम करेगा अपना जो रिफंड इसका बनता है उसे वो क्लेम यहाँ पर करके चलेगा बाय वे ऑफ जीएसटी और आरएफडी 01 करके, आरएफडी 01 करके, यानी कि एक तरह से एक नॉर्मल सा हो गया यहाँ पर पोजीशन, कोई अलग से खास नहीं है। लेकिन अगर रेसिपिएंट कहता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, बेनिफिट तुम ही क्लेम कर लीजिए, तो ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन, ऑन द डिक्लेरेशन गिवन बाय द रेसिपिएंट, तो यहाँ पर आएगा। तो वेयर सप्लायर इज ऑथराइज्ड बाय रेसिपिएंट एज सप्लायर कैन क्लेम द बेनिफिट, देन सप्लायर विल नॉट चार्ज जीएसटी फ्रॉम द रेसिपिएंट, उससे जीएसटी चार्ज नहीं करके चलेगा। एंड नाउ सप्लायर विल पे जीएसटी आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, एंड उसको फिर गवर्नमेंट से वहाँ पर रिफंड ले लेता है। दिस वाज द डीम्ड एक्सपोर्ट रिफंड। पहले क्या हुआ करता था, पहले इसका एक स्पेशल तरीका होता था रिफंड पाने का, लेकिन आपको ऐसा स्पेशल तरीका यहाँ पर नहीं है। पहले 89(4)(a)(4)(b हुआ करते थे, दैट विल प्रोवाइड स्पेशल कैलकुलेशन मेथड्स फॉर द रिफंड, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से जो उसका रिफंड बनता है वो इसको यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें आपका सेक्शन नंबर 50(4)(3) और रूल नंबर 89(5) इन्वॉल्व हो जाता है भैया जी। क्या बोलते हैं, वेयर आउटपुट जीएसटी रेट इज लेस देन द जीएसटी रेट। अच्छा, आउटपुट जीएसटी का रेट आपके लेस देन आपकी जो इनपुट का जीएसटी रेट है उससे आपका ये कम पड़ रहा है। जीएसटी रेट ऑफ इनपुट से अगर आपका कम पड़ रहा है तो वैसे वाले केस के अंदर इस सिचुएशन को हम लोग आईटीआरएस पोजीशन बुलाकर चलते हैं। इन दिस केस इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी देयर में बी सम अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी में बी देयर, कुछ बच सकता है आपका, उसी बचे हुए आईटीसी को यहाँ पर हम वापस करने की बात कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या निकल के आता है कि अगर आपका यहाँ 5% है या 18% है तो ये बना 7,500, आपका आईटीसी यूज़ कर लिया आपने। अब ये जो बचता है इसको भाई साहब नहीं, ये तो आपने पे किया, कैश पे कर दिया। अब जो अनयूटिलाइज रह गया जिसे आप, क्योंकि यू विल फर्स्ट ऑफ ऑलवेज इन एनी केसेस आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं, ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम। आप रिफंड का तो सेकेंडरी एलिमेंट होता है भाई, ठीक है, जो हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे उसको रिफंड यहाँ पर ले लेते हैं। तो 18,000 का आपका था, 7,500 तक यूज़ हो गया, 10,500 तक की रिफंड की बात करी जा सकती है। अब आपको बताना है, सबसे पहली बात ये पहचाना बड़ा जरूरी होता है कि आईटीआरएस का केस है भी या नहीं है। तो डिसाइड कीजिए कि क्या ये आईटीआरएस केस है या नहीं है। ये मेरा यहाँ पर आता है 18% का, और आगे मेरा एग्जेम्प्ट है, निल है, या इस तरह से कुछ है। तो क्या ये आईटीआरएस केस होगा? क्या मैं इसका, या अरे सर इसका तो आईटीसी ना मिलेगा, कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो आईटीआरएस केस नहीं हो सकता ये। दूसरा है रेट चेंज। अगर रेट चेंज का मुद्दा निकल के आ रहा है सामने तो क्या होगा कि मान लीजिए एक ट्रेडर आदमी था, 2022 में इसने खरीदा और ये प्रोडक्ट था, क्योंकि ट्रेडर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो जो कहते हैं इसको बेचता है, लेकिन जब सेल की बारी आई 2025 में तो उसका रेट 5% हो जाता है। क्या ये आईटीआरएस का केस है? नहीं, ये आईटीआरएस केस आपका नहीं होता है। अगला कोई रेट चेंज हो जाता है, जैसे मतलब लाइक ट्रेडर ही आदमी है, लेकिन यहाँ रेट आपका 18% का बनता था, नॉर्मल 18 ही है, लेकिन एक कंडीशनल एग्जम्पशन दी हुई है कि अगर आप एक आर्मी की यूनिफॉर्म बनाने के लिए सप्लाई करेंगे तो रेट को 5% कर दिया जाएगा। तो ये वाले केस को मान्यता मिल गई है कि इस केस को आईटीआरएस बोलेंगे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोअर परसेंटेज आपका जो भी एक्सेस बनता है वो आपको यहाँ पर रिफंड के तौर पर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आता है फॉर्मूला कि भाई कैसे करके आप काम करके चलोगे। तो यहाँ क्या ले रहे हैं, ऑल। मैंने इसके लिए क्लास में, यार मतलब इस करंट बैच के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो भाई साहब 8-10 क्वेश्चन तो कराए होंगे सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए कि ऑल इनपुट क्यों यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ना ऑल इनपुट का आईटीसी हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ से बन जाते। जैसे मान लीजिए अगर मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, घी है, पनीर है और कर्ड है, तो और मेरे 3 इनपुट्स हैं, मिल्क है और कंटेनर है और बॉक्स वगैरह है जो आउटर बॉक्स होते हैं। क्या 1 to 1 होता है? नेवर एवर। मिल्क को तीनों में इस्तेमाल किया जाता है, जार को तीनों में इस्तेमाल किया जाएगा, आउटर बॉक्स को जो कोरोगेट बॉक्स होता है उसे तीनों में इस्तेमाल किया जाएगा। सब एक दूसरे में ऐसे करके फंसे हुए होते हैं। आपको तो पहले स्टेप पे बस ये पहचानना होगा कि क्या एंटायर केस आईटीआरएस का है कि नहीं। जैसे इसी केस के अंदर देखिए, क्या ये आईटीआरएस केस है? हाँ सर, ये अपना 5% यहाँ पर आ रहा है और इधर की परसेंटेज 5 से ऊपर जा रही है, तो ये डेफिनेटली आईटीआरएस केस यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आईटीआरएस केस के अंदर क्या करना है कि ऑल इनपुट का आईटीसी आपको यहाँ पर करना है, ऑल इनपुट आईटीसी को प्रोपोर्शनेट करना है इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। मतलब ये कि ये जो आपका आईटीसी है इसको आप टर्नओवर से तोड़िए,
कौन से वाले टर्नओवर से कि जो आपका आईटीआरएस पोजीशन का टर्नओवर था ना, जो निशान है वो आपका इधर लगेगा, मार्किंग इधर होगी राइट साइड में, बस लेफ्ट साइड में कोई मार्किंग नहीं होने वाली, लेफ्ट साइड में सारा का सारा आईटीसी कंसिडर किया जाता है। तो आपका ये जो आईटीसी इसे आप टर्नओवर के रेशियो में तोड़ दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए, ठीक। और दूसरा ये जो आपका आउटपुट जीएसटी आईटीआरएस वाला बनता है, आप इसको आईटीसी के रेशियो में तोड़ दो। आईटीसी क्या था, आईटीसी ऑफ इनपुट्स डिवाइड बाई आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो इसको सामने वाले से तोड़ा और इसको सामने वाले से तोड़ा, इसकी शादी यहां हो गई और इसकी शादी यहां पर हो गई है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है जी। ओके सर जी। तो बोला गया ऑल इनपुट के आईटीसी को प्रोपोर्शनेट करो इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। दूसरा माइनस करना है इसमें से जो आपका आउटपुट जीएसटी बनता है आईटीआरएस वाला, कौन सा वाला रे, आईटीआरएस वाला जो बनता है अपना, उसको प्रोपोर्शनेट करो आईटीसी के रेशियो में और माइनस कर दीजिए। तो क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आउटपुट जीएसटी सिर्फ एक से पे किया गया होगा, वो तो आईटीसी लिक्विड फॉर्म में होता है, बॉटल में भरा हुआ पानी है और इकट्ठा ही उसमें से खाली किया जाता है। तो आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट्स, यहाँ सिर्फ इनपुट की बात करी जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ आईटीआरएस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ आईटीआरएस प्लस अदर टर्नओवर। यह जो प्लस अदर टर्नओवर है ये वही लिया जाएगा जैसे कि अपना 89.4 के अंदर हम 08 वाले का अपना लेके चल रहे थे ना, ये वही का वही अपना वैसे करके यहाँ पर मालिक आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हमने आईटीसी ले रखा हो, ठीक है जी। और ये जो आपका था ऊपर वाला, ये क्या था जी, आउटपुट जीएसटी ऑफ आईटीआरएस मल्टीप्लाइड बाई आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट्स डिवाइड बाई आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट प्लस आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट सर्विसेज। इस तरह से फार्मूला आपका यहाँ पर काम करता है, मतलब टोटल हम इसको आईटीसी यहाँ पर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 3 तरह का ये है और आगे ये हैं, तो इसमें ऑल आईटीसी जो मेरा बनता था 54 और 10 ये मेरा अपना यहाँ पर आकर मालिक बनता था और 2 मेरा ये बनता था। तो ऑल इनपुट का आईटीसी बनता था मेरा 1,18,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख डिवाइड बाई 9.5, ये मेरा इतना अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाता है। माइनस करना है इसमें से मेरा आउटपुट जीएसटी आईटीआरएस का बनता था 25,000 अपना बनता था, 25,000 इंटू क्या बनता है सर जी इंटू 1,18,000, क्या इंटू 1,18,000 ये मेरा इनपुट का आईटीसी डिवाइड बाई टोटल आईटीसी, टोटल के अंदर मेरा 2,000 ये भी शामिल है, डिवाइड बाई 1,20,000, तो ये मेरा निकल के आया 24,583 निकल के आता है और नेट अपना ये बचता है। तो ये आपका रिफंडेबल अमाउंट यहाँ पर आकर बना दिया जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट मतलब कुल मिला के वही है कि आईटीसी को प्रोपोर्शनेट कर दिया, उधर आउटपुट जीएसटी को प्रोपोर्शनेट कर दिया और जो माइनस करने के बाद आया उसे यहाँ पर इस तरह से बोल दिया जाता है। तो ये था आपका आईटीआरएस का रिफंड। आई होप ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब तो चैप्टर खत्म है, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर की बात करते हैं तो ये पैसा वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा होता है, ये आपका पैसा होता है। RFD 01 आप इसके लिए फाइल कर दीजिए, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना आपसे कोई ना तो 2 साल वाली टाइम लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ना ही आपसे कोई रीजन पूछेंगे रिफंड मांगने क्यों आए हो, ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन की आपसे बात करी जाएगी। अगर मान लीजिए दूसरा आपने कोई एक्सेस रिफंड ऑफ एक्सेस कर दिया है तो मतलब ये आपका जो इंक्लूडिंग आपके जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं या NRTP आपके होते हैं, उनको भी अपने ई कैश लेजर से पैसा वापस चाहिए होता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट की अगर हम बात करें तो कि अगर आपने मान लीजिए लीगल रेट आपका 12% का बनता था, बट आपने पेमेंट कर दिया है भैया जी यहाँ पर आकर 18% का, तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली पे किया था आपने 18% से, अमाउंट टू बी पेड था 12%, तो आपने 9,000 पे किया, 9 पे करने के बाद में ये 9 पे किया और एक्स्ट्रा लेट पेमेंट किया था, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आपका चला जाता है, लेकिन पे करना चाहिए था आपको ये वाला और इंटरेस्ट आपका अकॉर्डिंगली इतना आता। तो आपने कुल मिलाकर ये अमाउंट 3 ये और 300 ये कुल मिलाकर 6,600 का अमाउंट आपने लेट कर दिया, यानी कि GST एंड इंटरेस्ट ओवर देयर, ये आपका इस तरह से यहाँ पर आकर बाबू ये गया। अब इसके लिए आप RFD 01 अपना फाइल करके चलेंगे और अगर ये पैसा आपका वापस न लौटाया जाए 60 दिनों के भीतर तो फिर आप यहाँ पर ना आपको 61वें दिन से इसमें ब्याज दिया जाएगा, ऐसे करके। अगला आता है सेक्शन नंबर 55 करके आता है जो कि रिफंड टू UIN होल्डर की बात करते हैं। तो मान लीजिए एयरटेल है अपना, ये एयरटेल ने यहाँ पर सप्लाई आगे दे दी है एम्बेसी को, तो यहाँ से ये GST इस प्रकार से बिल बनाकर कलेक्ट किया जाएगा 1,800 रुपये और फिर ये सरकार को यहाँ पर 1,800 को पेमेंट कर देगा। उसके बाद ये UIN के बेस पर क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के पास में था,
तो इसके दम पर अपना यहाँ से रिफंड क्लेम करके ले आते हैं, ऐसे बोल दिया जाता है। तो हम तो नॉर्मली एम्बेसी बोलते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? इसमें WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिडो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF एटसेट्रा, ये सब के सब यहाँ पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब आ जाते हैं। साथ में अदरवाइज CSD, DFS एटसेट्रा ऑल यहाँ पर अपने आ जाते हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए? पूरा प्रोसीजर पार्ट क्या है? प्रोसीजर के अंदर जब हम बात हैं तो नीड टू टेक UIN सबसे पहले वो लेना होता है, जो कि ऑल इंडिया के लिए वैलिड होता है। रिटर्न इनकी GSTR 11 के अंदर फाइल करी जाती है। और रिफंड का प्रोसीजर क्या बनता है? क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं। फॉर्म RFD 10 रहेगा, इसलिए GSTR 1 इनके लिए नहीं गया था। 2 साल के भीतर भीतर फ्रॉम द जो भी इनकी अपना रेलिवेंट क्वार्टर बनेगा। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन द सेम, चूंकि वही बाकी जो नॉर्मल तरीके से होता है वैसे ही अपना रह के चलेगा। एक छोटा सा नोट यहाँ पर दिया गया है, यदि आपका जो हर जगह आपको मिल जाता है, सबको हर एक्ट में मिल जाएगा आपको, यदि आपका सेल प्रोसीड्स रियलाइज नहीं होता है विद इन टाइम, जो फेमा ने दिया है, तो आपको डिपॉजिट बैक करना पड़ जाएगा पैसा अंडर सेक्शन 50 के ब्याज के साथ में। विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर भीतर आपको पैसा वापस करना पड़ जाएगा। हालांकि 30 दिनों में एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, लेकिन RBI चाहे तो उसको भाई परमिट कर सकती है कि चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नेपाल वाला मैटर फंसता है तो वहाँ पर इंडियन रुपीज़ में भी चलेगा, तो उसको नेपाल के रेस्पेक्ट में इंडियन रुपीज़ को ही फॉरेन करेंसी के रूप में ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पैसा बाद में पे कर दिया है, तो फिर आप कोई बात नहीं, आप गेट बैक कर लीजिएगा, रिफंड बैक मांग लीजिएगा अपना पैसा। अगर मान लीजिए आपकी फॉरेन करेंसी टाइम से नहीं आई, आपको वापस करना पड़ गया पैसा, फॉरेन करेंसी आ जाए तो वापस मांग लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है अपने लिए। एक नया रूल आया है 95B करके, हालांकि आई थिंक नॉट ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बट फिर भी अब है तो मैं बता देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ये CSD के लिए रिफंड की बात है, तो जैसे उसका रिफंड था अपना UIN होल्डर का था, सेम वे में इसके भी हम बात यहाँ पे करके चलते हैं। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन है अपना, और ये इनवॉइस यहाँ पर विद द नेम ऑफ GST नंबर ऑफ CSD एंड GST विल बी चार्ज। तो नॉर्मल तरीके से एक इनवॉइस यहाँ पर इशू कर दिया जाता है। GSTR 1 3 भी अपना ये यहाँ पर फाइल कर देगा, और इस सरकार को जो भी अपना पेमेंट शेमेंट है वो अपना यहाँ पर जाकर कर देता है। मिस्टर फाइल मिस्ट फॉर द कंसर्न टैक्स पीरियड वो अपना भर देगा। भरने के बाद में ये जो CSD होगी, ये यहाँ पर अपना रिफंड क्लेम करके ले आएंगे, फाइल करेंगे RFD 10A। क्या रे? RFD 10A। जो एम्बेसी थी उसके लिए RFD 10 था, इसके लिए RFD 10A कर दिया है। 10A क्यों किया? उसका कारण है, इन एवरी क्वार्टर 50% ऑफ द GST एंड इट शैल बी डेल्ट विद लाइक GSTR RFD 01 अंडर रूल नंबर 19। मतलब इनको आधा यहाँ पर रिफंड दिया जा रहा है। सपोज करो जो बिल अमाउंट बनता था वो आपका 1 लाख रुपये प्लस 18,000 ये बनता था, तो ऐसे में इनको यहाँ पर ना 9,000 रुपये का सरकार लेगी 18,000, और 50% इनको यहाँ पर रिफंड के तौर पर दे दिया जाता है। विद बेस्ट रिगार्ड्स, CA राजकुमार। इस तरीके से आपका ये रिफंड का चैप्टर यहां पर आकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यार मैंने मेरा बेस्ट करके दिया है, इससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता इस चैप्टर के अंदर। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब मैं पानी पी लूं। और सुनाओ, क्या हालचाल तुम्हारे? अब तो कभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना रिफंड में? कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी कि कहाँ क्या कैसे ये वो चैं चूं? इतना सब हमने कभी ना लगाया रिफंड चैप्टर, इतना इस बार लगाया है। लो भैया, अब क्या? अब करेंगे इसके हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर। आर यू रेडी फॉर द सेम? यस सर, हम तो कब से तैयार बैठे हैं जी। तो लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर। बाबू जी, भैया जी, आ जाइए जरा रिफंड के क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाइए आप लोग। रिफंड चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर। यस,
जी साहब। सो हियर कैलाश ग्लोबल, कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वेर सप्लाई कर रहे हैं वेरियस गुड्स, अच्छा जी, इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इट इज़ एंगेज्ड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, और कैलाश इनका नाम है, कर्नाटक के कैलाश। द कंपनी एक्सपोर्ट करती है गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड वगैरह में अपना ये एक्सपोर्ट करके चलती है। बॉन्ड वाला मैटर यहाँ पर फंस रहा है, तो जो हलचल होनी है वो लेफ्ट में होनी है कि राइट में होनी है? सर वो लेफ्ट में होनी है आईटीसी को लेकर, ठीक है जी। द कंपनी हैज़ मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। तो एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू यूके फॉर $10 lakh, असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स इन इंडियन रुपीज़ 7 लाख की इसकी ई वैल्यू बनती थी, ठीक है जी। आपने एक्सपोर्ट किया था प्रोडक्ट ए, अच्छा जी। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेवीड ऑन प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेवीड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। फर्दर वैल्यू ऑफ लाइक डोमेस्टिक आर्टिकल इन सिमिलर वैल्यू इतना इतना बनता था जी। खैर कोई बात नहीं। तो पहली बात, क्या मेरा प्रोडक्ट ए एलिजिबल फॉर, क्या मेरा प्रोडक्ट ए एलिजिबल फॉर रिफंड होगा? जी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है, इसलिए जो मेरा प्रोडक्ट ए है वो रिफंड के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पहले समझ लूँ पूरे क्वेश्चन को। दूसरा, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी है ड्यूरिंग द पीरियड, अच्छा ये बी प्रोडक्ट गया इनका, एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, इनपुट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स आर टैक्सेबल। अच्छा, आउटपुट साइड ज़्यादा कम थी और इनपुट साइड ज़्यादा थी, ओके। तो नॉट नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शेल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन सो एंड सो। मतलब यहाँ पर आपका ये आईटीआरएस वाला मैटर पड़ेगा और इसमें आपको रिफंड बना दिया जाएगा। आईटीआरएस के अंदर कुछ गुड्स को हम ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं कि इनका रिफंड नहीं दिया जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर वैसी वाली कोई दिक्कत है नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स टू 100% ईओयू एटसेट्रा, ये मेरा है। यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट की चर्चा अपनी करी जा रही है। एक्सक्लूडिंग टैक्स 18%। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स, अच्छा एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आप एग्जेम्प्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, एग्जेम्प्ट को हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट अपना कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सिमिलर प्लेस्ड, इतना लाइक गुड्स इतने में अपने निकाला गया था। इनपुट का आईटीसी आपको बता रखा है और कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी आपको बता रखा है। हालांकि इस कैपिटल गुड्स के आईटीसी से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट रिफंड एडमिसिबल टू कैलाश ग्लोबल फॉर द गिवन टैक्स पीरियड आईसीआई मटेरियल। इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर भाई साहब बना के चलना है। सर जी कैसे बनाएंगे? अब देखिए जरा कैसे बनाएंगे, वही तो देख रहे हैं यहाँ पे हम। तो भैया जी तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से बनाकर चलेंगे। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट, कैलाश का, आप लिखिए प्लीज़। फर्स्ट का फर्स्ट है और ये कैलाश वाला अपना है। और स्टेटमेंट ऑफ रिफंड, स्टेटमेंट ऑफ रिफंड किसको कितना दिया जाएगा बाबूजी, उसकी बात देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरा आएगा भैया जी पर्टिकुलर्स का, ये मेरा आएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स का। यहाँ पर मेरा कॉलम आ जाएगा ये वैल्यू का, यहाँ पर मेरा कॉलम आ जाएगा वैल्यू का। और अगले में डालूँगा मैं यहाँ पे एलिजिबल फॉर रिफ़ंड, अगर रिफ़ंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और है तो फिर इसका रिफ़ंड अमाउंट क्या आएगा। नॉर्मली तो एक कॉलम पकड़ते हैं लेकिन कन्फ्यूजन ना आए इसलिए मैं 3 कॉलम इसके साइड बाय साइड पकड़ के चलूँगा। और जो पहली ट्रांजैक्शन मेरी हो रही है ये हो रही है आपकी एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए की यहाँ पर कराई जा रही है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, इसकी वैल्यू क्या थी साहब? इसकी वैल्यू बनती थी मेरी 7 लाख रुपए की वैल्यू बनती थी। ठीक है जी।
क्या मैं रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, नो, मैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं हूँ। रिफंडेबल अमाउंट क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरा अमाउंट यहाँ पर नील निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यस सर जी। उसके बाद रीज़न इसके पीछे जो निकल के आया वो ये है, रीज़न इसका ये है कि वेयर एक्सपोर्ट ड्यूटी इज़ पेबल ऑन एक्सपोर्ट देन नो refund under section 54 shall be allowed। कोई वहाँ से वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा आता है पॉइंट इसमें आके, दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है कि डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी है ड्यूरिंग द पीरियड, और ITRS वाला ये अपना केस यहाँ पर आकर बन रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सक्लूडिंग इतना। हाँ, ये है अपना यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी करके है बाबूजी, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बनती थी? इसकी वैल्यू बनती थी आपके यहाँ पर 10 लाख रुपये की। और इस पर कितना बनेगा आपका? तो इसके लिए हम वर्किंग नोट देख लेते हैं, सी वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ करूँगा तो रायत ऐसा फैलेगा बहुत ज़्यादा होके। तो वैल्यू इसकी 10 लाख थी, और वर्किंग नोट में अगले पेज पर लिए चलता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ले लो। तो यहाँ पर लेते हैं इसका हम एक वर्किंग नोट नंबर 1 करके लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे बड़ी महा मिस्टेक यही करेंगे, यहाँ पे लॉ को रिकॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, राइट द फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज, बस कुछ भी नहीं करना। महामंत्र यही है इसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था प्रोपोर्शनेट ITC, मतलब यहाँ पर था ITC ऑफ ऑल इनपुट्स, वो पकड़ेंगे अपने यहाँ पर आकर हम। ठीक है, जिससे संबंधित थे, एंड उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई टर्नओवर ऑफ ITRS, एंड जो अपना टोटल टर्नओवर होगा बाबूजी वो निकल कर इधर साइड में आ जाएगा। ओके, एंड इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे? हम इसमें से माइनस क्या करके चलेंगे बाबूजी? तो माइनस जो किया जाएगा इसमें आउटपुट GST ऑफ ITRS ये आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय ITC ऑफ इनपुट्स एंड ITC ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ये हम करके चलते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो ये इनपुट ये निकल के आ रहा है बाबूजी, तो ये अपना भला कितना निकल कर आ रहा है? सर जी अगर यहाँ पर देख के चलें, भगवान झूठ ना बुलाए कतई भी हमें, तो इसमें देखिए ITC और इनपुट कितना दे रखा था मेरा? सर ये दे रखा था आपको। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे गलती ना हो, इसके बस एक मंत्र यही है अब कि आप फार्मूला सबसे पहले लिख लें। ITC और इनपुट बनता था मेरा 3,50,000 रुपये का बनता था, मल्टीप्लाइड बाई टर्नओवर ऑफ ITRS वाली पोजीशन का टर्नओवर मेरा कितना बनता है? सर वो बनता है 10 लाख रुपये का मेरा टर्नओवर ये बनता है सर जी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर अपना 10 लाख रुपये आ जाएगा, 10 लाख रुपये। ठीक है, अब ये बताइए मेरा यहाँ पर टोटल मतलब नीचे कितना आएगा? सर टर्नओवर में 10 लाख तो मेरा है ही है, जो ऊपर वाला ये तो है ही है, इसके साथ साथ और अदर टर्नओवर जो है वो अदर टर्नओवर में मेरा क्या आएगा? मतलब इसमें मेरा अदर टर्नओवर ऐड होना, हाँ अदर टर्नओवर मेरा कौन कौन सा यहाँ निकल कर आ जाएगा? चेक करके बताएं जरा कि अदर टर्नओवर में और क्या क्या आपका आ जाएगा। अदर टर्नओवर के अंदर क्या आपका जो 7 लाख है, क्या ये अदर टर्नओवर में आएगा नहीं आएगा? सर आपका अदर टर्नओवर के अंदर हर एक वो टर्नओवर आ जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में आपने ITC ले रखा है। तो ये 7 लाख ये भी आ जाएगा, ये तो खैर आएगा ही आएगा। और भी क्वेश्चन में आगे दे रखा था सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, क्या इसके रिस्पेक्ट में भी आपको ITC मिला होगा? या डेफिनेटली मिला होगा, हम इसको भी यहाँ पर अपना पकड़ लेंगे ऐसे करके। और एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स
वैल्यू लाइक ये अपना 6 लाख का बनता था। यस, जो आपका एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आप कर रहे हैं वो भी आपकी जीरो रेट होती है, उससे करस्पॉन्डिंग भी आपको आईटीसी मिल जाता है। तो यानी कि आपका पूरा का पूरा 10, 5 और 6 पूरा टर्नओवर यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा। अदर टर्नओवर में 10 लाख प्लस आपका 5 लाख और प्लस आपका ये 6 लाख, 10, 5, 6 था ना, कितना था, हाँ 10, 5, 6 अपना आ जाएगा ऐसे करके। और प्लस अपना जो ये 7 लाख था वो तो खैर है ही है, जो 7 लाख था वो तो अपना है ही है। तो भैया जी टोटल बताइए कितना आया। सर ये देखो 11 और 18 लाख, सर ये हो गया 18 लाख हो गया आपका अदर टर्नओवर। तो फार्मूला बन गया 3,50,000 इंटू 10 लाख डिवाइड बाई आपका 10 और ये 18, 28 लाख। तो ऐसे करके ये आपका यहाँ पर बनेगा। और 3,50,000 इंटू 3,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 28 में करूँगा तो मेरा 1,25,000 रुपये ये निकल कर आ जाता है ऐसे करके। ठीक है जी, 1,25 यहाँ पर बाबूजी मेरा आ गया ये। अब मैं क्या करूँ, इसमें से मुझे यहाँ से माइनस करना होगा मेरा ये वाली साइड। तो ये वाली साइड को जरा न्यूट्रलाइज करता हूँ मैं, कितनी बनता है मेरा ये अमाउंट। सर ये अमाउंट आपका बनता है आउटपुट जीएसटी ऑफ आईटीआरएस। आउटपुट जीएसटी ऑफ आईटीआरएस मेरा जो बनता था आईटीआरएस, इसमें आउटपुट जीएसटी मेरा कितना बनता था जी, ये 10 लाख था ना। हाँ 10 लाख में मेरा बता रखा था कि भाई 5% का इस पर मेरा टैक्स बनता है। तो 10 लाख का 5%, तो ये जो फिगर निकल कर आएगी मेरी, ये 10 लाख का 5% निकल कर आएगा, जो कि आता 10 लाख का 5% कितना होता भाई साहब। भाई साहब सर 1,50,000, हाँ सर वही आएगा, 50,000 आएगा सर। हाँ ये 50,000 मेरा यहाँ पर आकर बाबूजी बन जाता है। इनटू आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट्स वो कितना है 3,50,000 डिवाइड बाई आईटीसी ऑफ इनपुट प्लस आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस। आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस यहाँ पर है नहीं, वो अपना निल दे रखा है, तो मैंने निल लिख दिया यहाँ पर आकर। ठीक है, ताकि मैं फॉर्मूला हमेशा एक जैसे लेके चलूँ। तो 50,000 इंटू 3,50,000 डिवाइड बाई 3,50,000, तो ये मेरा यहाँ पर 50,000 आ जाता है। तो ये मेरा 50,000 यहाँ पर निकल कर बाबूजी आ गया है। दोनों में से माइनस किया तो मेरा 75,000 का ये अमाउंट इधर निकल कर आ जाता है। प्लीज़ टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई प्लीज़ यार। कि देखो एक होता है कि हाँ सोल्यूशन देखो किताब में भी दे रखा है, बट हाँ आपको रियलिटी में वो सोल्यूशन बनाना आया, आपने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यूज को पुट किया है, दैट्स इट। और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर एग्जाम में थोड़ा सा और आड़ा तिरछा क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया, एग्जाम में थोड़ा सा आड़ा तिरछा क्वेश्चन कर दिया गया, तो वैसे वाले केस में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, हम उसमें कर सकते हैं। तो उस लेवल के लिए हमें यहाँ पर प्रिपेयर होना होता है। क्या हम रिफंड के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर? यस हम एलिजिबल हैं। और हमारा जो अमाउंट निकल के आया है वो आया है भैया जी यहाँ पर आकर कितना रे 75,000 मेरा इस कैटेगरी में निकल कर आ जाता है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जी यहाँ पर आकर सप्लाई ऑफ गुड्स टू 100% ईओयू। थर्ड नंबर पर सप्लाई ऑफ कितना जी, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं टू 100% ईओयू। टू 100% ईओयू। हम ये पहली पसंद में यही होता है, कुछ ना बोल रखा हो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमने नॉर्मल तरीके से जीएसटी बिल में चार्ज किया था, जो भी कुछ बेनिफिट लेने हैं वो लेगा, हम यहाँ कुछ भी लेके नहीं चल रहे हैं। तो नॉर्मल तरीके से अपना जीएसटी हमने चार्ज किया है उसके ऊपर। तो कितनी वैल्यू बनती थी, वो वैल्यू बनती थी आपकी यहाँ पर आकर बाबूजी, इसकी वैल्यू थी यहाँ पर 5 लाख रुपए की बनती थी। तो ये वैल्यू बनी यहाँ पर 5 लाख रुपए की, यहाँ नहीं, और ये अपना निल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, और आगे है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, और 3 और 1 4, और ये है अपना एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। हाँ, और एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई की जब हम बात करते हैं बाबूजी, तो कितना निकल के आएगा सर जी? अब निकालो जरा कितना निकल के आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई पे हमारा कितना निकल कर आएगा?
सर जी देखो, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई की अगर हम आपसे बात करें बाबू जी तो क्या निकल कर आएगा? हैं भैया जी, बताओ 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 बताओ। फॉर्मूला लिखो पहले। सी वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 आप देखिएगा, उसमें क्या बोलता है। हमें पता है, इसको भी हम लोग जीरो रेट सप्लाई के नाम से ही जानते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो मतलब ये कि यहाँ सपोज करो, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको लिख रहा नहीं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ना इंडियन फ्लैग अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाबूजी, तो चूंकि उस पर आपका जीएसटी तो बनता था ही नहीं, है ना, तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट उसे अंडर बॉन्ड ही अपना कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि उसको हम कभी भी ऐसे तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हम उसे कभी भी ऐसे तो बोल नहीं सकते कि ऑन पे पहले टैक्स भर दिया फिर रिफंड ले लिया, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं इसके ऊपर जीएसटी ना, तो ऑलवेज इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। और यहाँ पर ये आईटीसी रिफंड जैसी बातें ही अपनी उसके रिस्पेक्ट में करी जाएंगे, ठीक है। यस सर, ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आएगा 89.4 का, मुझे मेरा फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। क्या है मेरा 89.4 का फॉर्मूला? तो इसमें मेरा जीरो रेट के संबंध में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो कुछ ऐसे करके है कि आईटीसी ऑफ, यहाँ पर हम भैया जी अपना लेकर चलेंगे, और कितना मेरा आईटीसी निकल कर आ रहा है सर, 3.5 लाख है। आईटी ने पहले लिख दो फॉर्मूला, आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में लेके चलता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आएगी मेरी जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस सर्विस है एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स आएगा प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ मेरा सर्विस यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और जो मेरा ये है, ये इसी के अंदर आ जाता है, जो मेरा ये होता ना लाइक यहाँ ये आएगा, एंड डिवाइड बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स है वो तो आएगा ही आएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विस है वो तो आएगा ही आएगा ऊपर वाला, प्लस इसके अंदर हम लोग अदर, मैं इसको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ना बोलकर आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि ये सब तो ऊपर वाला तो आएगा आएगा, साथ में अदर टर्नओवर भी आएगा। अदर टर्नओवर वो आएगा जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आईटीसी अपना ले चुके हैं, वो आएगा, ठीक है जी। तो आईटीसी ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विस अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो मेरा 3,50,000 यहाँ पर है इनपुट का, ये इनपुट सर्विस इसमें दे ही नहीं रखी हैं, 350 में यहाँ पे रख दूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स। अब चूंकि मेरा सिर्फ एक यही आता है, मैंने आपको हैंडमेड नोट्स में भी बता रखा है कि जब हम एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स देखते हैं और ये देखते हैं, और साथ में ऊपर ही या नोट्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था बाबू मेरे कि इनके अंदर भी हम लोग यही देख कर चलते हैं भैया जी। ये रहा एक्सपोर्ट गुड्स का आ गया, सर्विस का आ गया, और इसी के अंदर ऊपर ऐड किया था कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जिसको जीरो रेट बुलाया जाता है, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिकल नीचे भी अपनी आ जाएगी। तो ये कितने का किया था आपने? ये आपने किया था यहाँ पर आकर 6 लाख का किया था, तो 6 लाख आपका बाबूजी ये यहाँ निकल कर आता है, और डिवाइड बाय क्या करूँगा, 6 लाख तो है ही है, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी इसमें मैं ऐड अपना करके चलूँगा। बाकी और कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी? अदर टर्नओवर वो बता दीजिए, अदर टर्नओवर वो मुझे वो बता दीजिए जिसके रिस्पेक्ट में आप आईटीसी अपना ले चुके थे सर। तो देखते हैं जरा, तो क्या हमने 7 लाख के रिस्पेक्ट में आईटीसी लिया था? यस लिया था, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है यहाँ पर 6 लाख रुपए। तो देखो बाकी के रिस्पेक्ट में, हाँ इसके रिस्पेक्ट में आईटीसी लिया था, हाँ लिया था, इसके रिस्पेक्ट में आईटीसी लिया था, हाँ लिया था, तो मतलब और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इन सब के रिस्पेक्ट में आपने आईटीसी ले रखा है। तो आपका जो अदर टर्नओवर बनेगा वो 5 लाख ये और 15 लाख, 15 और 7 22 लाख, आपका यहाँ पर ये 22 लाख रुपए निकल कर बाबूजी आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ पूरी फिगर्स, 7 लाख एक है अपना जी इसमें, और 7 लाख के बाद में 10 एक है और 5 एक है, 7 एक है, 10 लाख एक है, और आपका 5 लाख एक बनता है। तो इस प्रकार से आपका 22 लाख बनता है, 22 से 28 यानी कि 3,50,000 आपका ये आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख और डिवाइड बाई 28 लाख। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करके चलेंगे। तो 3,50,000
इंटू 6 डिवाइड बाई 28, इट विल कम्स टू 75,000 मेरा यहाँ पर आकर ये हो जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो मैं अपने मेन कॉलम के अंदर क्या रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ? द आंसर इज यस, और मेरा 75,000 यहाँ पर ये आ जाएगा बाबूजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा 1,50,000 रुपये का टोटल रिफंड का अमाउंट यहाँ पर आकर बन जाता है। यस सर, आई होप मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, बट गलती होने के चांसेस इनमें रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन ये थोड़े से ऊट पटांग टाइप हो जाते हैं। ध्यान रखना होता है आपको कई सारी चीज़ों को, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है। एक तो चैप्टर में कंसेप्ट को ग्रिप में लाना मुश्किल काम होता है इसमें, और दूसरा ग्रिप में आने के बाद क्वेश्चंस में सही से फिटिंग करनी भी बड़ी जरूरी यहाँ पर हो जाती है। पर मैंने दोनों काम आपको अच्छे से करा के चल रहा हूँ। आ रहा हूँ क्वेश्चन, रुको जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका जे एंड कंपनी को लेकर, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड। जी क्या है यहां पर जी अगला क्वेश्चन आपका? जी बब्बू जी बब्बू जी बब्बू जी, ये रहा। जे एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी is engaged in weaving yarn into fabric and has provided the following information। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फैब्रिक, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फैब्रिक है, टैक्स रेट ऑफ जीएसटी एंड एसजीएसटी 2.5% ईच था। अच्छा, मतलब टोटल जो बनता था वो 5% कैटेगरी में था। ये आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है। इनवार्ड यानी इनपुट की है ना, हाँ इनपुट की है, इनपुट की है। इनवार्ड सप्लाई ऑफ रेयन यार्न, टैक्स रेट इसका बनता था ये अपना 12% कैटेगरी का हिस्सा बनता था, और ये भी अपना बाबूजी यहाँ पर इनपुट था जी। ओके, 24 लाख का। इनवार्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये आपकी सर्विस थी फॉर प्रोसेसिंग यार्न, और ये अपनी 5% कैटेगरी में आ रही थी। ओके। इनवार्ड सप्लाई ऑफ मशीन फॉर वीविंग, ये कैपिटल गुड्स है, इससे तो खैर हमें कोई किसी प्रकार का लेना देना होता है नहीं, ये तो भाड़ा में जान दो, कहीं कोई ना जीरो रेट में ना आईटीआर में कहीं इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। द कंसर्न हैज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी सप्लाई अदर देन द आउटवर्ड सप्लाई रेफर्ड एबव, बस यही है जो भी है। ITC in respect of all types of inward supply as given above was claimed in the 3B as well reflected in 2B, सब कुछ ठीक ठाक था ITC को लेकर। अदर एप्लीकेबल कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द रिफंड आर ड्यूली कंप्लाइड विद, सब कुछ ठीक ठाक है, ओके वाली पोजीशन है। तो आपको यहाँ पर कोई रिफंड शिफंड दिखता है कि नहीं दिखता? आपको यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड अंडर रूल 89(5) यानी ITRS पोजीशन के मुताबिक आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताइए दिसंबर 2021 5 नंबर का। सुनो मेरी बात, तुम कभी गलती नहीं करोगे इन क्वेश्चंस में अगर तुम फार्मूला पहले लिख लोगे तो। मैं हमेशा यही मंत्र देता हूं कि जब भी चाहे आप दिमाग में क्वेश्चन को पहले दिमाग में सॉल्व होता है, उसके बाद कागज पे सॉल्व होता है। मैं ठीक कह रहा हूं? जब भी दिमाग में सॉल्व करें तो सॉल्व करने का दो ही तरीका है, चाहे दिमाग में सॉल्व हो रहा हो चाहे पेपर पे सॉल्व हो रहा हो। पहले लीगल पोजीशन, उसके बाद फिर कंक्लूजन। हम क्या करते हैं? विदाउट रिकॉलिंग द लीगल पोजीशन वी आर ट्राइंग टू आंसर डायरेक्टली, भाई ले ले, ऐसे वहां आप गलती कर बैठोगे, डायरेक्ट हिट नहीं चलेगा, और खासतौर पे ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मेरा जो ITRS पोजीशन के अंदर जो रिफंड का फार्मूला है कि तो वो कितना कैसे है, उस बोलते कि भाई आपका जो नेट ITC यहाँ पर बनता है किसका, नेट ITC ऑफ ऑल इनपुट्स जो आपका बनता है उसे आप यहाँ पर अपने पास में रखवा लीजिएगा बाबूजी। तो आप यहाँ पर उसे रखवा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है रखवा लेंगे। नहीं, पहला इनपुट नहीं था, पहला आउटपुट था। ये पहला गलती से दिया, इनपुट नहीं था, ये आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड, ये हमारा आउटवर्ड था। फाइनल प्रोडक्ट था ये तुम्हारा, खैर पहला वाला जी। तो नेट ITC ऑफ इनपुट्स जो है अपना उसे यहाँ रखिए। इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें किसकी, ऐसे प्रपोर्शनेट करना, टर्नओवर के रेशियो में। इसकी शादी वहाँ जाके होनी है सामने से। टर्नओवर ऑफ ITRS वो आएगा, टर्नओवर ऑफ ITRS आएगा डिवाइड बाई
टर्नओवर ऑफ ITRS प्लस अदर टर्नओवर। ये अदर टर्नओवर वो वाला निकल के आएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप ITC OTC आपको प्रॉपर तरीके से मिलता, वो यहाँ निकल के आएगा। माइनस करना है आपने इसमें से क्या भला सर, इसमें से हमने माइनस करना होता है कि जो हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, इधर से जो आउटपुट GST जो बनता है एट द रेट ऑफ ITRS का, उसको हमने ITC ऑफ इधर से हमने देखा अपना इनपुट और ऑल ITC ऑफ इनपुट डिवाइड बाई ITC ऑफ इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज यहाँ पर अपना आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास में देखकर बताइए नेट ITC ऑफ इनपुट्स कितना बनता था भैया जी बाबूजी। सर ये बनता था हमारे पास में इनवर्ट सप्लाई ऑफ रेयर यार्न जो अपना बनता था, इनवर्ट 12% से बनता था, 24 लाख का था जी। तो ये बनता था भाई साहब, फॉर्मूला लिख दिया सर, वो तो कर लें पहले, ये जो वर्किंग नोट है ना हमारा, वो तो लिख लें सर पहले, वो बना लें कॉलम सर अपना, वो मेन कॉलम। हाँ हाँ, बस में कॉलम क्या, एक ही तो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन है, क्या ही कॉलम बनाओगे इसमें, ट्रांजैक्शन ही है क्या अपनी तो। हाँ ऐसे निकालते हैं, चलो कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड अमाउंट। आपका जो बनता था, नहीं सर हमें तो कॉलम बना दो, अरे लो कॉलम ले लो यार, क्या दिक्कत है। ये आपका बनता है यहाँ पर पर्टिकुलर्स बनता है, ये बनेगी यहाँ पर आकर वैल्यू बनेगी, और आपका भाई साहब यहाँ पे आके क्या रिफ़ंड मिलना है कि नहीं मिलना है, एलिजिबल फॉर रिफ़ंड, और यहाँ था आपका रिफ़ंड का अमाउंट करके। ठीक है जी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई क्या है आपकी, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपकी यहाँ पर बनती है बाबूजी 30 लाख रुपए की बनती है साहिब, 30 लाख की बनती है। क्या ये एलिजिबल फॉर रिफ़ंड है, यस एलिजिबल फॉर रिफ़ंड है, और देखते हैं क्या रिफ़ंड निकल के आता, जो आएगा उसको मेन कॉलम में रख देंगे यहाँ पे, और कह दीजिए सी वर्किंग नोट। सी वर्किंग नोट, ओके जी। तो नेट ITC ऑफ ऑल इनपुट्स को हम ऐसे निकालते हैं, तो वो आएगा भैया जी यहाँ पर आकर 24 लाख का था आपका जी, एक्सक्लूडिंग ऑफ GST था, 24 लाख का इंटू कर देते हैं 0.12%, तो ये 24 लाख का 12/100 इंटू अपना टर्नओवर ऑफ ITRS क्या था, टर्नओवर ऑफ ITRS आपका क्या बनता था सर, टर्नओवर ऑफ ITRS हमारा तो वही तो सर, और तो कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ पे। टर्नओवर ऑफ ITRS सर जी हमारा तो वही बनता है यहाँ पर आकर कितना सर, वो मतलब 30 लाख ही तो है, और क्या है, 30 लाख ही है। हाँ वो 30 लाख बनता है ITRS का टर्नओवर, और टोटल टर्नओवर मेरा वही है, कोई और टर्नओवर यहाँ पर है भी नहीं है। तो ये कितना आया, ये आता है मेरा यहाँ पे निकल के 2,24,00,000 है ना, ये 24 लाख इंटू 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 0.12, 2,08,000 जब मैंने टोटल निकाल रहा हूँ, इन्होंने हालांकि वो वैसे करके ईच करके दिया है, मैं टोटल निकाल के चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर जी, तो आप इसे निकालें 2,08,000 का 12%, ये 2,88,000 यहाँ पर भैया जी आया, इंटू 30 लाख डिवाइड बाई 30 लाख, तो ये अपना टोटल था 2,88,000 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। माइनस करना है हमने इसमें से क्या, आउटपुट GST, आउटपुट GST मेरा यहाँ पर आकर कितना बनता है बाबूजी। सर आउटपुट GST जो आपका बनेगा वो यहाँ पर आकर भगवान झूठ ना बुलाए कतई भी, तो वो बनेगा जी 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 आउटपुट, ये आपका 30 लाख की यहाँ सप्लाई कर रखी थी आपने, और जबकि 30 लाख की सप्लाई थी उस पर 5% से आपका ये बनता था, तो 30 लाख का 5%, तो भाई साहब ये आपका 30 लाख का 5% जब हम निकालते हैं तो ये निकल के आएगा, और माइनस करना है ITC ऑफ इनपुट्स, इनपुट का ITC मेरा यहाँ पर क्या बनता था जी। सर जी इनपुट का जो मेरा ITC यहाँ पर बनता था वो 24 लाख का, ये 12% हमने निकाला था ना सर जी, तो ये बनता था 2,88,000 यहाँ पर आकर बनता था।
डिवाइड बाई करना था कि 2,88,000 ये और प्लस इनपुट सर्विसेज का आईटीसी। इनपुट सर्विस का आईटीसी क्या बनता है? 4 लाख का 5%, 4 लाख का 0.05 निकालते हैं तो ये आता है 20,000 अपना, ये निकल कर यहाँ आ जाता है। अच्छा जी, तो ये आया भैया जी, नीचे उतारेंगे इसको हम, तो 30 लाख का 5% होता है अपना 1.5 लाख रुपए, तो ये हो जाता है। और इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2,88,000 डिवाइड बाई 288 में 20 जोड़ देंगे तो 3,08,000, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो क्या निकल के आएगा? तो 1,50,000 इंटू इंटू 288 डिवाइड बाई 308, ये आया सर जी यहाँ पर आ करना 14025 पूरा ही कर देते हैं, 260 कर देते हैं, 140 260 यहाँ पर आ जाता है। और ये था कितना ऊपर से? ये था अपना 2,88,000 अपना बनता था। तो 288 में से अगर मैं ये माइनस करता हूँ भाई साहब 140, 260 माइनस करता हूँ तो 139,740 मेरा ये यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ये मेरा यहाँ पर निकल कर आ जाता है जी। और अब चेक करो कहीं कोई मिस्टेक तो हमने इसमें नहीं कर दी है, कहीं कोई गलती तो हमसे नहीं हो गई है, चेक कर लो ज़रा। एक लाख 50,000 इंटू 288 डिवाइड बाई 308, 140 260 और 288 में से माइनस करना है 288, घटाने में गलती हुई है, 2,88,000 माइनस 160 140 260 147,740, हाँ 147 है, 147,740 ये है, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। और अगर आप इसे देखोगे यहाँ पर आकर कि आपका CGST और SGST कितना बनता है, तो इसको आधा आधा कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपका 73870 यहाँ पर आ जाता है। ज़रा छोटू सा क्वेश्चन है और कितनी सारी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला बना कैसे है और फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ पा रहा है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आपके लिए कठिन नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं है बहुत कठिन है, कन्फ्यूज़ कर जाता है चैप्टर, कभी कभी कान के फ्यूज़ उड़ा देता है। मुझे बताइए कि आप जो भी कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भाई साहब आपका रिफंडेबल अमाउंट आ गया 147 और 147 और भैया जी आपका ये 740 147,740 यहाँ पे निकल कर आ जाता है। ठीक बच्चा? हाँ सर जी एकदम ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब अगला क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। क्या भला? मैंने भी कसम खा ली कि भाई इस बार मतलब मुझे फेस करनी पड़ती है बच्चे की क्वेरीज एग्जाम टाइम तक, क्वेरी नहीं छोड़ूंगा। एवर यंग मैन्युफैक्चरर LLP, a registered supplier under GST, is engaged in manufacturing of Ayurvedic cosmetic products within the state of Gujarat. It provides the following information for the month of January 2023 के लिए कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है सुनिए जरा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, स्किन केयर प्रोडक्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट है,
कुछ अपना ये 5% वाला था, कुछ अपना ये 12% वाला था। इनवार्ड सप्लाई ऑफ इनपुट फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट, अच्छा ये आपकी इनवार्ड सप्लाई थी, और ये था भैया जी यहाँ पर आकर अपना 12% कैटेगरी में ये था जी। इनवार्ड सप्लाई ऑफ इनपुट सर्विसेज की अगर हम देख के चलें तो भाई साहब ये कितना आ रहा है जी, यहाँ पर आकर ये आ गया 5%, ये आ गया। और इनवार्ड सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स भी आ रहा है, उसे तो अगर छोड़ दो, उसे तो मुझे मतलब ही क्या कैपिटल गुड्स से कोई किसी प्रकार का। दो मेरी इनवार्ड सप्लाई हैं, एक इनपुट को लेकर है और एक इनपुट सर्विसेज को लेकर है, और दो मेरे यहाँ पर आउटवर्ड बनते हैं जी। कुछ इस तरह से माहौल यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है जी। अदर इंफॉर्मेशन है, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई एज गिवन अबव वाज क्लेम 3 भी सब कुछ ओके था। नो रिफंड वाज क्लेम द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है जी। मई 2023 में 4 नंबर का ये आया हुआ क्वेश्चन है बबुआ मेरे। अब बताइए ये केस किसका बनता है, रिफंड बताना है आपने कि 89(5) के तहत इस पर आपका क्या रिफंड यहां पर आकर बनता है जी। तो भैया जी चलो देखते हैं इसमें आके, सबसे पहले क्या काम करना है, हाँ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अंडर रूल नंबर 89(5) करके आपकी आ जाती है, ठीक है। हाँ सर ठीक है जी। तो पहले फॉर्मूला रखिएगा कि आपको ITC ऑफ जो अपने ऑल इनपुट्स हैं वो यहाँ लेके चलेंगे हम, ठीक है। एंड जो भी ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई करके चलेंगे इसमें भाई साहब टर्नओवर ऑफ ITRS एंड नीचे टर्नओवर ऑफ ITRS प्लस अदर टर्नओवर वो जिसके रिस्पेक्ट में आप ITC वगैरह अपना ले चुके हो वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ओके। एंड उसके बाद में बाबूजी हम बताएं आपको माइनस करना होगा इसमें से क्या भला, हाँ आउटपुट GST ऑफ ITRS और मल्टीप्लाइड बाय इसकी शायद दुहाज करानी है इनपुट ITC ऑफ ऑल इनपुट्स, ITC ऑफ ऑल इनपुट्स जो हैं वो अपने यहाँ पर आ जाएंगे और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर ITC ऑफ इनपुट्स इनटू आपका ये आएगा यहाँ पर ITC ऑफ इनपुट सर्विसेज आपके इधर साइड में आ जाएंगे। ऐसे करके बाबू मेरे बोल दिया जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात दूर दूर तक हमें तो नज़र नहीं आ रही है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो पोजीशनिंग बन रही है वो कुछ मैं अपने समझने के हिसाब से देख के चलूँ तो कुछ ऐसी बन रही है कि आपका जो एक तो है इनपुट, जो आपका इनपुट आया है यहाँ पर उससे दो चीज़ बन रही हैं। और इनपुट कितने का था आपका, इनपुट था जी मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, इन 35 लाख का था 12% पे, ये 35 लाख का है और एट द रेट ऑफ 12% पे। एक गलती सारी चूक करवा देगी, ध्यान रखना ध्यान से। इनवर्ट सप्लाई है, इनपुट की है 35 लाख की 12, ठीक ओके। और जो आपके दो आउटवर्ड बने हैं, एक है आपका 5% वाला और एक है आपका यहाँ पर 12% वाला। जो 5% वाला है वो आपका 50 लाख का बनता है जी, और जो भैया जी आपका ये है ये 50,000 का बनता है, ये 50,000 का आपका बनता है। और इनपुट का जो रेट था वो कितना था भाई साहब, इनपुट का रेट था 12% का, ये 12% का था। तो क्या ये पोजीशन आपकी ITRS बनती है, यस। तो यहाँ पर अगर मैं राइट साइड मुझे मार्क करना होता तो ये मेरा मार्किंग में आएगा, लेफ्ट में मुझे कुछ भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मेरा सीन यहाँ पर सेट हो जाता है जी। और इनपुट सर्विस का क्या सीन था जी, यस इसमें इनपुट सर्विस भी आपकी लगी हुई हैं, और जो इनपुट सर्विस आपकी इधर लगी हुई हैं जी भैया जी उसमें क्या बोल रहा है जी, इनपुट सर्विस 5 लाख की है और 5% से हैं, ये आपकी 5 लाख की थी एट द रेट ऑफ 5% से थी। चलो भैया अब मैं क्या करता हूँ, मेरा इनपुट का ITC पकड़ता हूँ। तो इनपुट का ITC मेरा कितना आएगा भाई जी, भाई ये मेरा 35 लाख इंटू 0.12% पर था ना मेरा वो इनपुट, हाँ 12% पे था। तो इनपुट का जो ITC आया वो मेरा 4,20,000 यहाँ पर आ जाता है। 4,20,000 मैं रिफंड का अमाउंट यहाँ पर कंप्यूट कर रहा हूँ। तो 4,20,000 इंटू टर्नओवर ऑफ ITRS मेरा कितना था,
टर्नओवर ऑफ आईटीआरएस मेरा 50 लाख यहाँ पर बनता था, तो मैंने ऊपर लिख दिया बाबूजी 50 लाख, ठीक है। मेरा नीचे क्या आएगा, ये आएगा जी यहाँ पे 50 टर्नओवर ऑफ आईटीआरएस वो आ जाएगा 50 लाख प्लस मेरा अदर टर्नओवर आएगा। अदर टर्नओवर ध्यान दीजिए वो लेना है जिसके रिस्पेक्ट में आईटीसी मिलता हो, तो यहाँ इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 12% टैक्सेबल चीज़ है, टैक्सेबल है, तो इसका भी ऑब्वियस सी बात है हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो 50 डन मेरा इसमें यहाँ ऐड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा जी, और फिर माइनस क्या होगा इसमें इधर साइड में आके, इसमें आएगा अपना आउटपुट जीएसटी ऑफ आईटीआरएस, तो इसका यहाँ आउटपुट जीएसटी इधर साइड में आके निकलेगा। तो 50 लाख का 10% हुआ 5 लाख, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 ये मेरा यहाँ पर आ जाता है बाबूजी। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट्स मेरा आएगा, यानी कि 4,20,000 मेरा यहाँ आएगा, और डिवाइड बाई आईटीसी ऑफ इनपुट। ये खोल के लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है, टोटल इनपुट टोटल टर्नओवर लिखते ही फिर दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, जितना है उतना लिखो बस। एक तो ये तो जो का त्यों कॉपी करना है, प्लस वो वाला और यहाँ पर करना है। तो आईटीसी 4,20,000 अपना ही हो गया, हाँ जी ठीक है, और 4,20,000 वो, और प्लस आईटीसी ऑफ इनपुट्स 5 लाख का था, इस पे बनता है आपका 25,000, ये भैया जी यहाँ पर आकर बन जाता, तो 25,000 मैंने यहाँ पे लाके इसको रख दिया है, ठीक है। और फार्मूला कैसे बना, मैंने लगभग 2 घंटे का समय लगाया था सिर्फ एक फार्मूला को जज करने में कि फार्मूला ऐसा कैसे बना है। तो ये आएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 4,20,000 इंटू बाबूजी आपका ये 50 लाख डिवाइड बाई 50,50,000, ठीक है। तो ये आ गया जी, तो 4,20,000 इंटू मैं करता हूँ 50 डिवाइड बाई 50.5, ओके। तो ये आता है मेरा 4,15,000, 4,15,842 842 निकल के आता है, और माइनस इसको जरा सॉल्व करते हैं, 2,50,000 2,50,000 इंटू 4,20,000 डिवाइड बाई 4,45,000 ऐसे करके आता है। एंड ये क्या आएगा सर जी, ये खुल के आएगा 2,50,000 इंटू 420 डिवाइड बाई 445। कैलकुलेशन चेक करते रहना कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। 235 माइनस आएगा 235 एंड 955, 235 955, ओके जी। और माइनस करके टोटल निकल के आएगा, इसमें से हम कर देते हैं 415 800 415 और 842, ये बनता है भाई साहब 179,887 179,887 आपका यहाँ पर आकर ये बन जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है। देखो एक होता है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एक होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो बाबूजी बात समझ में आती है, वरना फिर बेकार का मामला है, बाकी सारी चीज़ें बेकार की हैं जी। अब आता है आपका भगवान मैन्युफैक्चरर, अगला क्वेश्चन आपका इधर ही निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा भैया जी, और ये आपका मई 24 में आया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन है जी। आप सॉल्व करेंगे, मैं ही सॉल्व करूं, सारा मुझसे सॉल्व कराओगे क्या? है अच्छा जी, बड़ा अच्छा है, तो बड़ा तो क्या, बड़ा है तो क्या। भगवान मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स BMEC is required, is registered under GST in the state of Rajasthan, in the state of Rajasthan, and supply करते हैं various goods in domestic as well as in the international markets, okay. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. It expect goods without payment of under bond and letter of undertaking in accordance with the provisions so and so. BMAC पढ़ेंगे, BMAC provide the following information relating to various supplies made by it during October 2023, और ये बनता है जी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स स्टार सप्लाइड विद इन इंडिया, ये इसकी डोमेस्टिक सप्लाई यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं है जी, इतना बना आपका। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सन एक्सपोर्ट किया गया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में किया गया है। हाउएवर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली बाय BMAC इन सिमिलर क्वांटिटीज वाज 6 लाख की बनती थी। आगे है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मून, एक्सपोर्ट किया गया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, यहाँ पर तो एक तो आपका बॉन्ड में ये एक्सपोर्ट किया गया है, गुड्स ही है,
और एक आपका यहाँ पर ये एक्सपोर्ट किया गया है, दोनों ही टैक्सेबल थे। टैक्सेबल यहाँ पर थे, सन है और एक मून है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं आईटीसी अवेलेबल फॉर द अबव टैक्स पीरियड आर एज फॉलोज। इनपुट टैक्स, ये कैपिटल गुड्स का था, इसे तो भूल जाओ, इसे कुछ नहीं करना मैंने, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स मेरा बनता था 3 लाख का, इनपुट सर्विस में मेरा बनता था भैया जी 1,50,000 का। BMAC also provide the following additional information. All the above input service capital goods are used in the manufacturing and also and so, ठीक है जी। एंड बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सबका IT से मिल जाएगा, IT से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ BMAC एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन RFD 01, जब आप फाइल कर रहे थे उस समय उसका जो ई क्रेडिट लेजर उसका बैलेंस 1,50 का था। द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ BMAC एट द एंड ऑफ द अक्टूबर 23, आप ये अक्टूबर 23 वॉज द योर रेलिवेंट पीरियड, है ना, अक्टूबर 23 वॉज रेलिवेंट पीरियड। तो बोल रहा है कि अक्टूबर की जब आपने रिटर्न भर दी है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ये पूरा लाइक यूज़ करेंगे। तो ये एट द एंड ऑफ द अक्टूबर 2023 टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम इज बीइंग आफ्टर 3B, तो वो रेलिवेंट पीरियड रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे पास बैलेंस बच रहा था मात्र 325 का, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन प्राइमा फेसी कैसा लग रहा है, आसान है कठिन है? क्वेश्चन आसान है जी। मालिक करके देखते जरा इसको। नहीं मैं कराता हूँ ना, फिर दिक्कत रहती है उसमें, मेरा अनुभव ये कहता है, मैं ही कराता हूँ उसको। क्वेश्चन फर्स्ट का 4 है, भगवान जी का क्वेश्चन है, भगवान जी का क्वेश्चन है। आप भी अपना सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये भगवान जी का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये मैटर है अपना जीरो रेट सप्लाई का मैटर यहाँ पर दिया गया है जी साहब। देखते हैं जरा क्या मैटर निकल कर आ रहा है जी भैया जी। तो तो ये अपना पर्टिकुलर्स यहाँ पर आ जाता है, ठीक है मालिक। ये हालांकि इसकी जरूरत नहीं ज़्यादा बड़ी कोई, और ये अपना यहाँ पर वैल्यूज़ हम लिख के चलते हैं, ये हमारी यहाँ पर आती हैं वैल्यूज़ आती हैं। क्या हमें इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रांजैक्शन के रिफ़ंड की एलिजिबिलिटी अगर देखें तो में होगी कि नहीं होगी, और है तो रिफ़ंड का अमाउंट हमारा यहाँ पर क्या बनेगा वो हमें देखना होता है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम टैक्सेबल वैल्यू फॉर स्टार डोमेस्टिक सप्लाई विद इन इंडिया, हाँ स्टार की हमारी सप्लाई करी गई है और वो भी इन इंडिया करी गई है, इन इंडिया करी गई है। कितनी करी सर जी? वो है भैया 14 लाख की है। ये 14 लाख की हमारी सप्लाई करी गई है। रिफंड का अमाउंट बताना है, तो क्या यहाँ रिफंड का एलिजिबल है? नो, और ये अमाउंट आ जाएगा नील। इस पे रिफंड हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है इस ट्रांजैक्शन पे। अगली ट्रांजैक्शन है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, अपनी रखी गई है भैया जी इतनी यहाँ पर आकर। ये भी अंडर बॉन्ड है, ये भी अंडर बॉन्ड है, दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। इसमें कोनो दिक्कत वाली बात हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती है। ठीक है सर जी, तो बताइए जरा क्या निकल के आएगा। तो अब मैं अपना यहाँ पे निकालता हूँ भैया जी, दोनों का इकट्ठा आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सन एंड मून, तो एक्सपोर्ट ऑफ सन है एंड एक्सपोर्ट ऑफ आपका ये मून है। क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी, तो वैल्यूज़ अभी निकालते हैं, चिंता मत करो आप। हम फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ तो रख देंगे बाद में जो भी है। तो हमारा जो इसमें रिफ़ंड हमें पता है कि हमारा जो रिफ़ंड ऑफ आईटीसी यहाँ पर बनने वाला है, रिफ़ंड ऑफ आईटीसी जो बनने वाला है, नंबर 1 जो मेरे फार्मूला से अमाउंट निकल के आएगा, फार्मूला बेस्ड जो आएगा एक तो वो होगा। नंबर 2 जो RFD 01 फाइल करते समय जो मेरा बैलेंस पड़ा था वो होगा। और नंबर 3 रेलिवेंट पीरियड में टैक्स भरने के बाद ड्यू डेट पर मेरा जो बैलेंस आ रहा होगा वो यहाँ पर आता है, ठीक है। हाँ ठीक है जी। तो ये 2 फिगर मेरे पास में ऑलरेडी हैं, 1,50,000 3,25,000। तो 1,50,000 और 3,25,000। तो ये तो तय हो गया कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना 1,50,000 या उससे नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आ सकता 1,50 से, जो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि भाई ये कितना निकल कर आता है, तो फार्मूला बेस्ड की चर्चा करी जाती है। तो जो फार्मूला इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा, लोएस्ट होगा ना, वो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर आकर बनेगा। तो बस मुझे एक चीज़ और निकालनी है यहाँ पर आकर, क्या, और यहाँ पे देखो जी, आपको निकाल सर फार्मूला लिखते सबसे पहले फार्मूला करना है कि रिफंड अमाउंट जो बनेगा आईटीसी ऑफ इनपुट जो है उसे लीजिए एंड इनपुट सर्विस जो उसे रखिएगा, और मल्टीप्लाई करनी है इसमें आपको जीरो रेटेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज
एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स लीजिए प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विस पकड़ लिए। एग्जेम्प्टेड को अगर एक्सपोर्ट किया गया तो वो भी आपका इधर ही आ जाता है। ओके जी, एंड डिवाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज प्लस आपका अदर टर्नओवर, वो आपका यहाँ पर है जिसके रिस्पेक्ट में आप अपना आईटीसी ईटीसी ले चुके हो, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा आईटीसी ऑफ इनपुट्स कितना बनता था भैया जी? सर यहाँ पर आकर जो हमारा बनता था वो आईटीसी ऑफ इनपुट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स, ये बनता था 3 लाख ना, हाँ 3 लाख है सर जी। ये मेरा 3 लाख का यहाँ पर बनता था और इस पर बनता था मेरा 1,50,000 का, तो कुल मिलाकर ये 4,50,000 के मेरे बनते थे। मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स मेरा कितना बनता था बाबूजी? 4,50,000 तो मैंने निकाल लिया नो डाउट, लेकिन ये मेरा कितना बनता था जी? सर ये मेरा बनता था, देखो इसमें क्या है, जो मैं एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स अपना लेके चलते ना, वो क्या आता है, जो मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स जो होता है उसमें इफ़ मतलब आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो और जो FOB वैल्यू है वो, इन दोनों में जो कम हो वो यहाँ आएगा, एंड दिस विल बी कंपेयर्ड विद 1.5 टाइम्स ऑफ जो डोमेस्टिक वैल्यू उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू वगैरह कुछ बता रखा है। सर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सन एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर सो एंड सो, हाउएवर वैल्यू ऑफ सच गुड्स व्हेन सप्लाई डोमेस्टिक BMC सिमिलर इतना। तो ये जो वैल्यू है ये तो बता रखी है इन्होंने 10 लाख रुपए के, कि अलग अलग नहीं दिया कि 10 लाख की वैल्यू ये है, और जो आपका सिमिलर क्वांटिटीज़ में जा रहा था वो 6 लाख का था, और 1.5 टाइम्स ऑफ 6 लाख अपना निकाल के चलते हैं तो कितना आता भैया जी? तो आपका 10 लाख और 6 लाख का 1.5 करेंगे तो 9 लाख निकल के आएगा अपना। 9 लाख पे विच एवर इज़ लोअर, जो दोनों में कम हो, तो यानी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर जो गुड्स है आपका वो यहाँ पर 9 लाख निकल कर आया है एक का, और दूसरे का कितना है? दूसरा भी था, दूसरा 2 लाख था। उसमें बोल रहा था कि भाई वैसे उसकी जो वैल्यूज़ है वो 2 लाख इसकी वैल्यू है, और जो हाउएवर टैक्सेबल ऑफ गुड्स व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली बाय बीमेक इन सिमिलर क्वांटिटी वो 150 है। तो 2 लाख की वैल्यू आपकी ये वाली यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, और 1.5 ऑफ 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 1.5 करते हैं तो ये आता है अपना 2,25,000 निकल के आता है, 2,25,000 निकल के आता है, विच एवरेज लोअर जो होगा, यानी कि जो 2 लाख है यही मेरा फाइनल आंसर यहाँ पाएगा। तो 9 लाख प्लस 2 लाख अपना ये आ जाता है। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर गुड्स आ गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर सर्विस है, सर्विस तो है ही नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं है। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 9 लाख, ऊपर से जो को त्यों कॉपी कर दूंगा, 9 लाख 2 लाख। तो ये जो निकल के आया ना मेरे लिए, ये आपके 9 लाख प्लस 2 लाख, यहाँ पर पहुँच के लिए मेरे लिए 11 लाख की फिगर है ये, और जो मेरा टोटल बना वो अपना 25 लाख यहाँ पर आकर से बन जाता है। ठीक है जी, ओके। तो ये 9 लाख और 2 लाख ये निकल के आता है, प्लस करना है मुझे इसमें अदर टर्नओवर। अब मुझे ये देख के बताओ कि आपके पास ऐसा कौन सा अदर टर्नओवर है जिसके रिस्पेक्ट में आपने आईटीसी ले रखा है। तो मेरे पास जो अदर टर्नओवर यहाँ पर बचता है वो है टैक्स, जो डोमेस्टिकली मैंने सप्लाई किया था 14 लाख का मेरा बचता था, तो अदर टर्नओवर मेरे पास में यहाँ पर ये 14 लाख का निकल कर आ जाता है भैया जी। अदर टर्नओवर जिसको आईटीसी में लेके बैठा हूँ ये मेरा 14 लाख का यहाँ पर आकर बन जाता है। तो यानी कि अब बात ऐसे बनी कि 4,50,000 इंटू 9 2 11 लाख, ठीक है, और 11 लाख डिवाइड बाई 11 और 14 कितना हो गया? 25 लाख। 9 2 11 और 14 अपना 25 लाख, 25 लाख यहाँ पर निकल कर मेरा आ जाता है। कितना बनता है? 4,50,000 इंटू 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 11 डिवाइडेड बाई 25, ये 1,98,000 198 मेरा यहाँ बाबूजी निकल कर ये आ जाता है। हाँ, 1,98,000 रुपये निकल के आ जाता है। तो अब यहाँ जरा रखिए 1,98,000 जो मेरा निकल के आया 198 यहाँ पर रखते हैं हम, तो 198 ये विच एवर लोएस्ट, यानी कि 1,50,000 दिस विल बी द फाइनल आंसर। मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं? अगर थोड़ा सा कंसेप्ट पे पूरी प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, वो भी एक अच्छे तरीके से पूरा याद होना चाहिए, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात बन जाती है। राइट सर, बहुत बढ़िया। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा दूं, अभी मेरा मन नहीं भर रहा है, मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन और करा दूं फिर आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। हाँ, अगला क्वेश्चन और करा दूं मैं, आईएसआई मटेरियल का ही क्वेश्चन है अपना ये, उसके बाद फिर आप खुद कर लेना। राइट,
सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा is engaged in supply of taxable goods within the state. Okay, given below are the details of turnover and applicable GST rates of the final product. अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड सो एंड सो, तो ये था जी अपना 5 लाख का, ये टर्नओवर आपका दिया हुआ है, ये राइट साइड है, ये राइट हैंड साइड आपको दे रखी है, ये टर्नओवर ये इतना, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करके दे रखी है, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, आईटीसी इतना है और ये इतना बनता है। डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स इज नॉट एलिजिबल, इज एलिजिबल टू क्लेम रिफंड, अपना मतलब 89(5) के अंदर बात कर रहा है, इन्वर्टेड का मैटर है। Provided that product B is notified as a product in respect of which no refund of unutilized ITC credit shall be allowed under that section। अच्छा जी, उन्होंने इसको एक नोटिफाई कर दिया कि इसका रिफंड हम नहीं देकर चलेंगे, बी का मना कर दिया है कि बी का यहाँ पर रिफंड नहीं दिया जाएगा। कोई बात नहीं है जी, ये फर्क पड़ता है, इस बात से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बी को तो कैलकुलेशन हटाई, मतलब वो कर दे भाई कि भाई इसका तो नहीं मिलने का है, इसका तो नहीं मिल, पहले मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से रख लूँ पहले इसको ना, कि यह कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब, आपके मन के भाव कैसे हैं जरा पहले वो देख लेते हैं। यहाँ बन रहे हैं भैया जी आपके पास में ना 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, और प्रोडक्ट के नाम है आपके, पहले क्वेश्चन को सही से रख लूँ, ए बी सी करके बन रहे हैं। इनकी वैल्यूज़ 5 लाख, 3.5 लाख, 1 लाख, ये वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पर 5 लाख, ये वैल्यू आ रही है 3.5 लाख रुपए की, और एक वैल्यू आ रही है आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक है, यस सर। एंड इनपुट में है आपके आईटीसी, ये आपका टर्नओवर है, ध्यान दीजिएगा, और जीएसटी का रेट क्या दे रखा है बाबू जी, जीएसटी का रेट दे रखा है इस पर आकर 5, 5 और 18, 5% इसका है, 5% इस पे है, और 18% आपका यहाँ बनता है। एंड इधर साइड में आपके बता रखे हैं आईटीसी इतना था और रेट आपके ये बनते हैं, ठीक है जी, या तो आईटीसी था आपका यहाँ पर आकर 54 10, 54,000 ये है, 54,000 आपका ये है, और 10 आपका यहाँ पर ये बनता है, और रेट क्या बनते थे 5, 5 और 18, नहीं 18 तीन है, तीन हो गई हैं, यहाँ रेट हैं आपके 18%, 18% और 18%। एक बात हो, क्या ये ऐसे यूज़ हुआ होगा कि ये इसमें यूज़ हुआ होगा, ये इसमें यूज़ हुआ होगा, ये इसमें यूज़ हुआ होगा, क्या ऐसे होगा? मतलब ये कहाँ लिखा है, कौन से गणित में लिखा है कि इसके लिए यूज़ हुआ है? ये ए में भी गया होगा, ये इसमें भी गया होगा और इसमें भी गया होगा। सिमिलरली ये अपने के साथ साथ इसमें भी यूज़ हुआ होगा, इसमें भी यूज़ हुआ होगा, ये भी यहाँ भी यूज़ हुआ होगा, यहाँ भी यूज़ हुआ होगा और यहाँ भी, सब में यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने अब एक एग्जांपल लिया था कि भाई घी और कर्ड और पनीर सब बन रहा है, तो भाई उसमें पीछे सब में यूज़ हो रहे हैं जी। अच्छा, बी जो है, बी को बोला है कि ये अपना इसमें पहले तो ये देखते हैं कि भाई इसे तो भूल जाओ, ये अपना ITRS, ये चेक करने के लिए कि क्या ये ITRS केस है, क्या ITRS केस है, क्या रिफंड की बात कर सकते हैं, क्या रिफंड की बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब रिफंड की ये देखो ना आप कि रिफंड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो आप बी को भूल जाना, इसकी शक्ल देखकर बात मत करना, ये ब्लैक लिस्टेड है, इसकी शक्ल देखकर बात मत करना। हमने कहा ठीक है, जिसकी शक्ल देखकर बात नहीं करेंगे। इसकी तो देख सकते हैं, हाँ इसकी देख ली, तो मेरे लिए यहाँ पर जो मैं लाइक चिन्हित करूँगा वो मेरा ये वाला यहाँ पर मार्क करने योग्य है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर दूंगा, ये मेरा केस बना आकर, ठीक है। और इधर 5% इधर से, तो यहाँ द आंसर इज यस, यानी कि ये जो केस है, ये जो पर्सन है, ये ITRS केस के अंदर अपना फॉल कर जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी, दैट्स ग्रेट माई बॉय। एंड आगे बढ़ते भैया जी, इसमें आगे क्या बोलता है जी, आगे बोलता है इसमें आकर यस, तो आपको ITRS में रिफंड चाहिए ना, हाँ, तो आपका रिफंड का फॉर्मूला बताइए, रिफंड फार्मूला क्या। उससे पहले आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जब तक फॉर्मूला आपके सामने नहीं आ जाएगा। सर फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर आकर आपका ITC ऑफ ऑल इनपुट्स, ITC ऑफ ऑल इनपुट्स, हाँ मतलब प्रोडक्ट बी
will not be taken into consideration while deciding is it case of ITRS or not। ये ITRS का ये ITRS का केस है या नहीं है, ये ITRS का केस है या नहीं है, इसके लिए हम ये सब डिसाइड नहीं करके चलेंगे, बी को इग्नोर मारेंगे। वैसे तो कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा क्योंकि है तो है ही भाई, रिफंड ही ITRS के लिए तो वैसे तो है कि भाई इसके बेस पर आप फैसला मत करना। रिफंड ऑफ ऑल ITC, ऑल मतलब सबका आएगा, ऐसा नहीं कि बी का हटा दोगे। बी सिर्फ इस पर्पस के लिए वहां पर बता रहा है कि बी के दम पर तुम ये फैसला, अगर मान लो ए ना होता, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो ए ना होता, बी और सी दो ही होते और बी आपका ब्लैक लिस्टेड था इन्वर्टेड टेक्स्ट रेट स्ट्रक्चर के लिए, तो ये केस आपका खुलता ही नहीं। ITRS में ये केस आता ही नहीं है आपका, समझ गए, क्योंकि वो आया तो लेकिन ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये सिर्फ इस पर्पस के लिए होता है कि क्या है, तो ITC ऑफ ऑल इनपुट्स तो मैं अपना 1,08,000 यहां पर लेकर ही चलूंगा। राइट सर, ओके सर जी। एंड जो भी अपना है ITC ऑफ ऑल इनपुट्स मल्टीप्लाई करनी है भैया जी, इसमें हमें अपने टर्नओवर आपका ITRS का डिवाइड बाई आपका टर्नओवर ऑफ ITRS, मुझे ऐसे ज़्यादा कंफर्ट लगता है, टोटल टर्नओवर लिखने की बजाय ऐसे ही कंफर्ट रहता है, प्लस अदर टर्नओवर, और अदर टर्नओवर में सिर्फ उसे उठाना है जिसके रिस्पेक्ट में ITC हमने ले रखा है। ओके सर जी, तो एक साइड में तो अपना ये आ जाएगा भैया जी, एंड इसको मैंने यहाँ रख दिया, और माइनस मैंने करना है इसमें से बाबू जी आउटपुट GST जो मेरा बनता है एट द रेट ऑफ ITRS वाला वो, और मल्टीप्लाई करना है, इसकी शादी लेफ्ट में कराने जाके, तो ITC ऑफ ऑल इनपुट्स जो मेरे हैं वो आएगा डिवाइड बाई ITC ऑफ ऑल इनपुट्स अपने यहाँ पर आ जाते हैं, ITC ऑफ ऑल इनपुट्स आपके यहाँ आ जाते हैं भैया जी, एंड ITC ऑफ ऑल इनपुट्स यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस 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 मेरा इनपुट सर्विसेज, ITC ऑफ इनपुट सर्विसेज यहाँ पर लानी है। ओके सर जी, तो करें जरा, तो ITC ऑफ ऑल इनपुट कितना बनता था जी, ये बनता था मेरा 1,18,000 ना, 18 ना, 1,18,000, यस 1,18,000 ये बनेगा, तो ये बना भाई साहब 1,18,000 इंटू टर्नओवर ऑफ ITRS, तो मैंने उसको मार्क कर दिया था 5 लाख, टर्नओवर ऑफ ITRS बनता है मेरा 5 लाख, और नीचे आएगा 5 लाख प्लस, अब मुझे वो बताइए कौन कौन सा टर्नओवर है जिसके रिस्पेक्ट में आपको ITC मिला है। इसके रिस्पेक्ट में ITC मिला था, यस, इसके रिस्पेक्ट में ITC मिला था, यस। अब इसे ये मत कहना कि ये तो ब्लैक लिस्टेड था, अबे ब्लैक लिस्टेड पहली स्टेज पे था, इसके दम पर ये ITRS का केस नहीं बनेगा। मुझे इतना बताइए, क्या ये टर्नओवर श्योरली इसको तोड़ने में इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबे ब्लैक लिस्टेड था, रिफंड पर्पस की था, तो ITC तो लिया होगा ना, ITC तो कंटेंट है ना, 1,18 में इसका भी हिस्सा है ना भाई, तो जा कोई कितनी भी ताकत लगा ले, मैं तो जरूर शामिल करूंगा इसको, क्योंकि इसका आप 1,18 में इसका हिस्सा लेके बैठे हैं आप, तो डेफिनेटली इसको तो यूज किया जाएगा लॉजिकली, एथिकली, सोशली, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, हर एंगल से देख लीजिए आप। तो 5 लाख प्लस अदर टर्नओवर में आएगा मेरा ये 3.5 लाख और 1 लाख, अदर टर्नओवर में मेरा 3.5 लाख, 3,50,000 और प्लस भाई साहब 1 लाख रुपए, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1,18,000 इंटू 5 लाख भैया जी, और डिवाइड बाई 9,50,000 ये अपना आएगा। इधर की हम बात करते हैं तो अपना आउटपुट GST ITRS में कितना बनेगा, आउटपुट GST ITRS में कितना बना, तो मेरा ये मार्क्ड केस था, तो मार्क्ड केस में ये बना मेरा 25,000 यहाँ पर बन जाता है। कोई बात नहीं, इस 25,000 को मैंने प्रपोर्शनेट करना है, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई ITC ऑफ ऑल इनपुट्स, ITC ऑफ ऑल इनपुट, ऑल ये रहा 1,18,000 मेरा यहाँ पर ये आ जाता है, एंड डिवाइडेड बाई ITC ऑफ ऑल इनपुट्स, यानी कि 1,18,000 और प्लस कर दूंगा ITC ऑफ इनपुट सर्विसेज, वो है मेरे पास, वो नहीं है, कोई बात नहीं, तो अगर होता तो मैं यहाँ ऐड कर देता उसको, ठीक है।
चलो जी, तो ये आ गया भाई साहब अपना, माइनस करना है 25 और यानी कि 25,000 फाइनल आंसर इंटू 1,18,000 डिवाइड बाई 1,18,000, यहाँ पर निकल के आ गए हम। तो 1,18,000 को अगर मैं ऐसे करता हूँ 1,18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, तो इट विल कम्स टू, सही किया क्या, 1,18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, तो 65,556 माइनस 225 से, तो भाई तो उतना ही आएगा, 25 का 25 आएगा, इसमें से माइनस करना है 25,000, इट विल कम्स टू 40,000 समथिंग समथिंग निकल के आ रहा है भाई। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर गए ठीक है भाई, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर बैठे हो रे? हाँ वो 25 हो जाएगा। और अपना जी यहाँ पर आकर बाबू जी सर 9.5 लाख था, ये 9.5 लाख था, मैं 9 लाख से लेके चल रहे हैं। 1,18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9,50,000, 62,105, 62,105 माइनस 25,000, माइनस 62,105 माइनस 25,000, 37,105, ये अपना आंसर यहाँ निकल कर आ जाएगा। 37 ये आपका आंसर मैच करता है, यहाँ निकल कर आ जाता है बाबूजी, ठीक है। यस सर। और आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, एक काम करना, जो वाई वाला क्वेश्चन है ना, इसमें से ये वाला कंटेंट हटाना, ये गलती से रह गया है। अमेंडमेंट आ चुकी है 4A 4B, 4A 4B का कोई रेलिवेंस रह नहीं गया, ना वो क्वेश्चन में कहीं यूज होगा, ना उसको कुछ आफत करनी, ना कुछ करना है उसका। इतना कंटेंट प्लीज़ ये हटा देना इसमें से, वाई वाले क्वेश्चन में से प्लीज़ इतना कंटेंट हटा देना यहाँ से। ये वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, कभी कुछ कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इतना कंटेंट हटा दीजिएगा प्लीज़। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, दूसरे और तीसरे पॉइंट में से इतना पॉइंट प्लीज़ हटा दीजिएगा। दूसरे और तीसरे पॉइंट में से इतना पॉइंट हटा दीजिएगा। और ऑब्वियस सी बात, पर आंसर जब करेंगे तो वहाँ से भी इतना वाला पोर्शन जो है ये आप हटा दीजिएगा प्लीज़। इट्स रिक्वेस्ट, असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, बस ये आप यहाँ से हटा दीजिएगा। ये बाय मिस्टेक रह गया है यहाँ पर ना। हाँ सर जी, तो ये दूसरे तीसरे पॉइंट में से 4B, मतलब जो भी जहाँ भी 4A 4B का रेफरेंस है वो हटा देना बस ये। और ये आ गया जी अगला क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, तो आई होप कि अगले क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। RTP नवंबर 2024। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आई होप कि अब आपको रिफंड में इतनी सी भी अब आपको नहीं रह गई होगी शिकायत। प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई हैव डन माई बेस्ट यार, मैंने बड़ा समय लगाया इसके ऊपर कि मैं यार नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कॉशन, प्रिकॉशंस क्या, कंसेप्ट क्लैरिटी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2 कि आपको ऑल द टाइम सारी चीज याद होनी चाहिए। और नंबर 3, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, फर्स्ट राइट द लॉ, आफ्टर दैट उसको आप पेपर पे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।